सो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बढ़िया। एंड आई गेस जितने भी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आज मौजूद है वो आज बहुत खुश होंगे बिकॉज वी आर गोना वाइंड अप आवर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर। बट ऐसा नहीं है कि लास्ट लेक्चर है अगर चैप्टर नंबर 1 का तो हम रिपीटेटिव कुछ करने वाले हैं। नहीं, हम कुछ नया ही करने वाले हैं। आज की क्लास में आई विल बी फोकसिंग अपॉन द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे क्वेश्चंस की कैटेगरी होती है वो कितने पार्ट्स की होती है, बताओ? क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास कैटेगरी आती है केस स्टडीज एंड वी से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और वी कैन से देम एज अ जीके बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? सो हम जो है क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में लास्ट क्लास में भी किया था, आज की क्लास में भी अपन कर रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा थोड़े से बच्चों के एफर्ट्स मांगते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जितनी चीज़ें कराई थी दोज वर अबाउट द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने आपको बहुत सारी क्लैरिटी जो है वो दी थी। आज हम वही चीज़ को कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस, ठीक है? तो मेरे पास में रिया ने, दुर्गा ने मेरे को बता दिया है ऑल दोज क्वेश्चंस जो कि हमारे पास में बचे हुए हैं, ठीक है? वी गोना स्टार्ट विद दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस। चलिए, तो आपके पास में क्वेश्चन बैंक एडिशन नंबर 3 है, सो फटाफट से निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे अपन। निकाल लीजिए फटाफट। यस तरुण, रीड द क्वेश्चन। ABC Pharmaceuticals, the leading pharmaceutical company, is in the process of तरुण, आउट ऑफ formulating द its क्लास, आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास। क्या सिखाया है? क्वेश्चन छोटा है बड़ा है? लास्ट लाइन। क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है? यस तरुण। बड़ा है मैम, तो क्या करना है मेरे को? उसकी लास्ट लाइन पढ़नी। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट पढ़नी है। तो बताओ क्या लिखा है लास्ट स्टेटमेंट में? Based on this context, draft a vision and mission statement that could be based formulated by the top management of ABC Pharmaceuticals. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे को? इसके अंदर विजन और मिशन का स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है, कौन सी कंपनी का? ABC Pharmaceuticals का। विजन मिशन कौन बनाता है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या फिर फंक्शनल लेवल? कॉर्पोरेट लेवल। क्या मुझे पूरा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत थी? नहीं, मैंने लास्ट लाइन पढ़ी एंड नाउ आई हैव गेट द आइडिया कि व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। तरुण बताई थी ना ये वाली बात मैंने, इट सेव्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। एग्जाम टाइम में एनर्जी इज द मेन एलिमेंट। तो अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका दिमाग क्या होता है, डाइवर्सिफाई होता है, ये भी लग सकता है, वो भी लग सकता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इजंट इट? बट जब आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं, लास्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। 99% केसेस में आपको ये लास्ट लाइन से मालूम पड़ जाता है। इज इट क्लियर तरुण? अभी गलती नहीं होगी पक्का? यस मैम। अगर ये गलती हुई तो तरुण को पेनल्टी पड़ेगी 100 रुपए की। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर तरुण ने दोबारा से गलती करी तो तरुण 100 रुपए की पेनल्टी को भोगेगा, ठीक है? चलो ओके। अब तरुण बाकी जो क्वेश्चन है उसको मैं रीड करती हूँ। सो बेसिकली कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है? एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। एंड आपको इससे क्या बनानी है? विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनानी है। सच्ची एक बात बताऊं बच्चा, मैं मेरे को तो पढ़ाते 12-13 साल हो गए हैं, बट जो विजन मिशन को लेके क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं ना, उस हिसाब से क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है। पता है, बच्चों ने क्लासेस कर ली हैं, बच्चों ने विजन मिशन का टॉपिक भी पढ़ लिया है, बट फिर भी बच्चा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल 5 मार्क्स नहीं ला पाता है।
ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। आज जो मैं आपको करवाने के लिए जा रही हूँ वो एक ऐसी टेक्निक है जहां पर कि अगर कोई भी कंपनी का, आई रिपीट, कोई भी कंपनी का क्या लिखने के लिए आ जाए, क्या बनाने के लिए आ जाए, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए आ जाए, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये कंपनी कैसी कंपनी है? एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जरूरी तो नहीं कि एग्जाम में आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी ही वो दे। कोई भी कंपनी हो सकती है, एजुकेशनल कंपनी हो सकती है, कॉस्मेटिक कंपनी हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। तो अपने को क्या करना है? अपने को ये सीखना है कि अगर कोई भी कंपनी आ जाती है तो मैं उसका विजन मिशन स्टेटमेंट कैसे ड्राफ्ट करूंगा। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्यों है? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा, खाली विजन मिशन तो नहीं पूछा। किसका विजन मिशन पूछा है? एबीसी का। तो इसका मतलब है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। सेकंड, केस स्टडी क्यों नहीं है? क्योंकि केस स्टडी में क्या होता है? केस होता है। दया, कुछ तो गड़बड़ है, केस को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे कोई केस स्टडी दे रखी है? नहीं, देयर इज नो केस स्टडी गिवन ओवर हियर जिसपे कि हम अपनी बात रखें। ओके, तो दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर जीके बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आपको सिखाने जा रही हूं आज विजन एंड मिशन की निंजा टेक्निक। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट की निंजा टेक्निक सिखा रही हूँ, आती है, तो आपको कैसे ड्राफ्ट करना है। एनी कंपनी स्टार्ट करें। चलो, मुझे ये बताओ कि विजन और मिशन का टॉपिक आपको आता है ना अच्छे से? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा टॉपिक तो नहीं है ये जिसमें बहुत गहराई से आपको कुछ समझाना हो, राइट? चलो, ओके, तो मैं इसी क्वेश्चन को टेक अवे करूंगी एंड इसी के साथ में आपको सिखाने वाली हूं। तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं? क्वेश्चन का नंबर डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, और उसको बॉक्स के अंदर पुट कर देते हैं। ये तो हमारा मतलब एक तरीके से रिचुअल हो चुका है ऐसा करना। ओके, अब जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो स्पेसिफिकली विजन और मिशन स्टेटमेंट के लिए है। बाकी आपको अपना आंख नाक कान बंद करके चलना है। ओके, सो ऐसी ऐसी चीजों में क्या आपसे पूछा गया है पूर्वांशी? दो चीज पूछी गई है, एक आपको विजन पूछा गया है, एक आपसे मिशन पूछा गया है। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टार्ट जो होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह होता है, और एंड जो होता है वो किसकी तरह होता है? केस स्टडी की तरह होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को अपन स्टार्ट कैसे करते थे? एक फ्लो चार्ट के थ्रू स्टार्ट करते थे। क्या क्वेश्चन के अंदर कोई दो चीजें पूछी हैं? हाँ, दो चीजें पूछी हैं, विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्या? फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। आपको यहाँ वर्ड दिख गया होगा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट दिख गया था, इंटेंट। तो आपने यहाँ पर ये वर्ड उठा के लिखना है स्ट्रैटेजिक, क्योंकि इंटेंट के ही एलिमेंट्स होते हैं ना ये। तो हम इसको बता रहे हैं कि हम इंटेंट के बारे में बता रहे हैं। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे वो दो पार्ट? ऑब्वियसली जैसे कि क्वेश्चन ने पूछा है, विजन एंड मिशन। क्या हमें इसकी स्टेटमेंट भी देनी है? जी हाँ, विजन एंड विजन स्टेटमेंट या विजन ऑफ कौन सी कंपनी थी वो? एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। एंड इधर भी करेंगे एंड मिशन स्टेटमेंट या मिशन ऑफ, जैसे आपको लिखना हो, ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। समझे? यानी कि इसके दो पार्ट्स हो गए हैं। पार्ट नंबर 1 विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, पार्ट नंबर 2 विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। चलिए फटाफट से सबसे अब आगे चलते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या करना है? हेडिंग डालनी है, कैपिटल लेटर्स, अंडरलाइन। यस, सीरियल नंबर में क्या नंबर दूंगी? ये चलेगा, ये चलेगा, ये रोमन्स में लिखूं? रोमन्स में लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में नॉर्मल नंबर्स, नंबरिंग ऊपर चल रही है, यहाँ पर चल रही है, तो अपने को रोमन्स में लिखना पड़ेगा 1। तो अभी यहाँ पर क्या लिखना है? विजन। ओके, तो आप विजन लिखेंगे। ड्राफ्टिंग सिखा रही हूँ, इजी टेक्निक सिखा रही हूँ, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो उस हिसाब से ही फ्रेम करेंगे। सो विजन लिखेंगे, उसके बाद आपको 5 से 6 लाइन छोड़नी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे,
इस कंपनी का विजन लिखेंगे, है ना, विजन ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स, जो भी इस कंपनी का नाम है पूरा वो लिख देंगे। फिर 5-6 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मिशन, और मिशन क्या था बेटा जी, पार्ट 2 था, तो रोमन्स में यहां पर पार्ट 2 आ जाएगा, अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद 5 लाइन छोड़ देंगे और क्या लिखेंगे, मिशन स्टेटमेंट ऑफ एबीसी फार्मा व्हाट्सएवर, पूरा पूरा आप नाम लिख दीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको इजी भाषा में क्या समझाया, मैंने आपको इजी भाषा में ये समझाया दैट आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, विजन एंड उसकी बेसिकली कंपनी के बारे में विजन, मिशन एंड कंपनी के बारे में उसका मिशन। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया है? डन 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 डन, ओके। अच्छा ये बात बताओ, हमने ऊपर ही मेंशन कर दिया था कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के ही दोनों एलिमेंट्स होते हैं, इजंट इट? यस और नो, यस और नो? तो अब जैसे जैसे मैं सिखा रही हूँ बेटा, आपने वैसा वैसा ही सीखना है, अदरवाइज ना यू विल बेसिकली लूज राइटिंग समथिंग इन द कॉपी। ध्यान से सुनेंगे, मैंने सबसे पहले क्या लिखना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, अब हमने अपनी फॉर्मेटिंग कर ली है, जब आप विजन में जाएंगे तो विजन में सबसे पहला क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर बुलेट पॉइंट लगा रही हूँ पूर्वांशी, ठीक है, लिख दूं क्या यहाँ पर? नहीं ना, नो अंदर को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मेरा फर्स्ट बुलेट पॉइंट मैं इनसाइड लगा रही हूँ, बुलेट पॉइंट लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं आंसर को फ्रेम कर रही हूँ, मैं एग्जैक्ट पता नहीं कितने पॉइंट लिखूंगी, वी नेवर नो। ओके, तो मुझे बताओ, क्या विजन स्ट्रेटेजिक इंटेंट का पार्ट होता है? यस और नो, यस और नो? यस यस तो लिखेंगे विजन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ strategic intent. Vision is one of the element of strategic intent. फटाफट से लिखिए। और ऐसे ही मैं क्या करूंगी, जो मेरा मिशन वाला खाली था यहां पर भी लिख दूंगी, बुलेट पॉइंट लगा के। यहां पर विजन की जगह क्या वर्ड आ जाएगा बेटा जी, बताओ? मिशन वर्ड आ जाएगा। अभी मैंने इस कंपनी का नहीं बताया है, अभी तो मैं नॉर्मल चल रही हूँ। डन हो गया तो बता दीजिए यस मैम डन। तो बताइए स्टेप नंबर 1 क्या है, हमने क्वेश्चन सही उठाया, दोनों इंटेंट का पार्ट होते हैं ये बता दिया, यस और नो? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी यस और नो। डन, आगे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। स्टेप नंबर 2, जो अपने को कंटेंट आता है पहला वो कंटेंट जाएगा, यानी कि अब हम क्या करेंगे, विजन के अंदर विजन का मीनिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विजन का मीनिंग लिखेंगे। तो जैसे कि मैं अपने हैंडमेड नोट्स में आ रही हूँ, आपके पास जो नोट्स हैं आप उससे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो अपने हैंडमेड नोट्स पर आ रही हूँ, विजन और मिशन के ऊपर है। बताओ कंपनी के फ्यूचर के बारे में कौन बताता है? विजन बताता है। एस्पायरेशंस, वेयर द कंपनी वांट्स टू लैंड, ये सब किसकी बातें हैं? विजन की बातें हैं। तो ये जो हमारे पॉइंटर्स हैं इसमें से आप कोई भी 3 पॉइंटर्स चूज करके वहां पर लिख सकते हैं कि फ्यूचर के बारे में बताता है, वांट्स टू लैंड, एस्पायरेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप यहाँ से क्या उठाएंगे, 3-4 पॉइंट उठाएंगे और वहां पर डाल देंगे। एम आई क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट? क्या मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूं, आप इसको लॉन्ग में करेंगे? फ्यूचर पोजीशन वाली बात लिख दीजिए, एस्पायरेशंस वाली बात लिख दीजिए, और वांट्स टू लैंड वाली बात लिख दीजिए। यहां तक डन हो गया एवरीबॉडी?
अब मिशन पे जाएंगे, अब मिशन पे जाएंगे, 1 2 3, ऐसी बातें कहाँ से उठाएंगे बेटा, कहाँ से उठाएंगे, मिशन वाले से उठा लेंगे। जो हमें याद है, हमने 10 जगह उस चीज को अप्लाई भी कर रखा है, तो ये तीनों पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, मिशन वाले पे आ जाएगा। कंपनी का जो रीजन होता है एग्जिस्टेंस का, कौन बताता है, मिशन बताता है। पर्पस बताता है, व्हाट बिजनेस वी आर इन, व्हाट वी डू, कौन बताता है, मिशन बताता है। तो ये तीनों पॉइंट्स कहाँ आ जाएंगे, मिशन में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर अगेन शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप पूरा लॉन्ग में लिखेंगे। रीजन बताता है, किस चीज का रीजन बताता है, हमारी एग्जिस्टेंस का रीजन बताता है, ये कंपनी भैया काहे खोल रखी है। पर्पस बताता है, एंड बेसिकली व्हाट वी डू, ये बताता है। तो मैंने 3 पॉइंट्स कहाँ से ले लिए, मैंने मिशन के मीनिंग से ले लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है। मैंने अभी तक उस कंपनी के बारे में बात नहीं करी है। अब मैं वो बात करूंगी जिसका सब लोग को इंतजार था, कि भाई मुझे अगर इस कंपनी की विजन और मिशन के बारे में बात करनी है तो क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए तो हम इस कंपनी का विजन लिख चुके हैं, सॉरी इस नॉर्मल विजन की मीनिंग लिख चुके हैं। यहाँ पर मुझे लिखना है विजन ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। ओके, मुझे बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, विजन क्या होता है। विजन यही होता है ना कि आज से 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, यानी कि कंपनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, इजंट इट। यानी कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ कि एबीसी फार्मास्यूटिकल अपने आप को आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद कहाँ देखना चाहती है। तो आइए इसकी निंजा टेक्निक की बात करते हैं। इसकी निंजा टेक्निक में लिख लीजिए एक एल। एल के 2 पार्ट्स करेंगे, पहले में लिखेंगे लीडिंग और दूसरे में लिखेंगे लार्जेस्ट। ये आप याद कर लीजिए, आपके आईसीएआई के अकॉर्डिंग आंसर बनता है इसका, लीडिंग एंड लार्जेस्ट। एल से याद रखिएगा, लीडिंग एंड लार्जेस्ट। कोई भी कंपनी आए, फार्मास्यूटिकल कंपनी, एजुकेशन कंपनी, कॉस्मेटिक कंपनी, फलाना कंपनी, कोई भी कंपनी आए, लीडिंग का मतलब क्या होता है बताओ। लीडिंग का मतलब होता है कि मैं कंपटीशन में आगे रहूं। तो मैं यही तो चाहूंगी ना, कोई भी कंपनी अगर खुल रही है तो मैं क्या चाहूंगी कि भाई 10 साल बाद मैं लीड कर रही हूं। और क्या चाहूंगी कि मैं क्या बनूं, लार्जेस्ट बनूं। लार्जेस्ट में कैटेगरी है, जैसे एग्जांपल, बड़ा तो आप सबको बनना है, लार्ज मतलब आप जैसे हो उससे आपको बड़ा बनना है। अब बड़ा आप कैसे बन सकते हो, ग्लोबल लेवल पे बन सकते हो, है ना, आप डोमेस्टिक लेवल पे बड़ा बन सकते हो, स्टेट लेवल पे बड़ा बन सकते हो, जो आपको वर्ड ठीक लगे, जैसा आपको लगे आपको इस कंपनी को जितना बड़ा पहुंचाना है आप उतना बड़ा पहुंचा सकते हो। जैसे कि मैंने एक सपना देखा था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, कि आई जस्ट वांट टू बी अ नेम इन दिल्ली। ठीक है, तो ये मैंने एक सपना देखा था। अब हर कंपनी का सपना अलग होता है, वो कोई बंदा इंटरनेशनली चाहता है, कोई बंदा नेशनली चाहता है, इजंट इट, यस और नो एवरीबॉडी। क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, विजन ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स को फ्रेम करेंगे यहाँ पर ये वाले निमोनिक के साथ। बट अब क्योंकि ये विजन है तो हम क्या करेंगे, हम इसके आगे बेसिकली हमें बताना है ना कि फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, तो हम बार बार क्या लिख देंगे, बी टू बी। यानी कि अब मैं फ्रेम कैसे करूंगी, मैं फ्रेम करूंगी एबीसी फार्मास्यूटिकल्स के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, द विजन ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स इज टू बी द लीडिंग कंपनी इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। विजन ऑफ एबीसी फार्मा कंपनी इज टू बी द लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इंटरनेशनली। बन गए मेरे 2 पॉइंट्स, यस और नो। डन। आओ मैं आपको एक बार चेक कराती हूँ, जो मैं आपको कह रही हूँ क्या ऐसा ही कुछ है। ये देखो, मैं देखो आपको मार्क कराती हूँ, देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसको। टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज लीडर इन द फार्मास्यूटिकल, लीडर वर्ड मिल गया, यस और नो। उसके बाद उसने क्या बोला, एंड enriching the lives of the people worldwide by providing high quality pharmaceuticals blah 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 blah। ये बता रहा है कि भाई मेरे को ये बनना है, तो ग्लोबली वर्ड आपको मिल गया, आपको लीडर वर्ड मिल गया, एंड दैट्स इट। आपको यही करना है, कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं। तो ये 2 वर्ड से ही आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को फ्रेम करना है। आई होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको टास्क दे रही हूँ अभी के अभी, यहाँ पर
लिख के दिखाइए फटाफट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट लिखिएगा। नेक्स्ट, मिशन, मिशन स्टेटमेंट ऑफ मैम एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। मैम मैम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एबीसी फार्मास्यूटिकल वांट टू बी लीडिंग, मतलब टू बी को बीच में डाल सकते हैं हाँ, कहीं नेम। भी डाल लो भैया। मिशन स्टेटमेंट ऑफ एबीसी, एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। अब हम मिशन की बात करते हैं। तो मैंने जो भी मैंने आपको कराया उसको एक बार रिकैप दे देती हूँ, आपको सिंपल भाषा में रिकैप करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको क्या लिखना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, इंटेंट के दो पार्ट करने हैं, विजन और मिशन। विजन के साथ विजन स्टेटमेंट, उस कंपनी की बेसिकली विजन स्टेटमेंट, और यहाँ पर आएगी उसकी मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। विजन के अंदर क्या करना है, विजन का मीनिंग लिखना है। मिशन के अंदर क्या करना है, मिशन का मीनिंग लिखना है। अब जब हम उस कंपनी का विजन लिखने के लिए आएंगे तो उस कंपनी के विजन में ये याद रखना है L⁻², और 2B लगाकर दो स्टेटमेंट को फॉर्म कर देना, चाहे तो कोई भी टाइप की कंपनी आती है। अब मिशन स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट में हमें कुछ नहीं करना। मिशन स्टेटमेंट में हमें क्वेश्चन में जाना है, ये देखिए क्वेश्चन में, और यहाँ से हमें इसका कॉपी पेस्ट करना है। देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको मार्क करा रही हूँ, देखो क्या लिखा है। यहाँ से देखो, they aim to create a vision that sets an organization apart and provides roadmap for the future growth। यहाँ तक क्या है बेटा, कंपनी के विजन के बारे में बात करी है, यहाँ से यहाँ तक कंपनी के विजन के बारे में बात करी है, जो ये ब्लू वाला मैंने मार्क किया है। और अब ABC Pharmaceuticals aspires to enrich the lives of the people by producing the high quality pharmaceutical product at competitive prices and want to become the largest leading company in the pharmaceutical company by 2030। तो क्या लिखा है, क्या बनना है इसको, इसको बनना है, क्या बनना है, लीडिंग कंपनी बनना है। एंड जो भी जिस भी सेक्टर में ये है, उस सेक्टर में ये बेस्ट बनना चाहती है। तो ये क्या करना चाहती है, ABC Pharmaceuticals aspires to enrich the life of the people by producing the high quality। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, दो चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे, अब कंफ्यूजन का दौर शुरू होने वाला है। aspires to enrich यानी कि चाहती क्या है वो, एस्पायर वर्ड किसके लिए यूज होता है, विजन के लिए यूज होता है। चाहती क्या है वो, कि लोगों की लाइफ में ऐसा हो, मैं ऐसा बन जाऊं, बट चाहती कैसे है, हाउ, हाउ ये मेन है, बाय प्रोवाइडिंग, यानी यहां से मिशन चालू होता है, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। तो ये बना आपका मिशन का पॉइंट नंबर 1। दोबारा से, एस्पायरेशन की बात कहां पर होती है, विजन में होती है, हमें पता है, बट उस एस्पायरेशन को, उस चाहत को मैं अचीव कैसे करूंगी। जैसे कि कहते हैं ना, ध्यान से सुनो, कहते हैं एक बंदे ने सोचा कि मुझे ना अपना नाम कमाना है, मेरे को ना 5 साल में नाम कमाना है, कि 5 साल के बाद ना हर बंदे के मुंह पे ना मेरा नाम होना चाहिए, ठीक है। अब वो नाम कैसे होगा, एक ऑप्शन तो ये है कि आप अच्छे काम करें, आप लोगों की जुबान पे आपका नाम होगा। एक दूसरा ऑप्शन क्या है
कि आप चोरी चकैती करते डकैती करते रहे, तब भी तो नाम ही आ जाएगा सबके चेहरे मुंह पर कि यार ये बंदे से तो बात मत करियो, ये कंपनी से तो सम्मान ही मत करियो, चोर कंपनी है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहीं पर वो चीज है, वो पाथ इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट द मिशन इज। तुमने कहा मैंने पूर्वांशी से पूछा, पूर्वांशी व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट इज योर विजन ऑफ योर लाइफ? ठीक है, पूर्वांशी ने कहा मैम आई वांट टू बी द सीएफओ ऑफ अ लाइक दिस काइंड ऑफ कंपनी, ऑफ अ ग्लोबल कंपनी। मैंने कहा क्या बनना चाहती हो तुम? सीएफओ बनना चाहती हो? ओह वाओ ग्रेट, सो दिस इज योर विजन। नाउ व्हाट इज द, मैं पूछूंगी नाउ व्हाट इज द मिशन, आप इसको कैसे अचीव करेंगे? तो उसने मुझे बोला कि मैम since I want to become the CFO, then therefore I would be enrolling myself in the CFA curriculum after doing my CA. What is that? So how you gonna perform that? That is your mission. How you gonna achieve your whatsoever is in your mind? That is your mission. तो ये कंपनी कैसे काम करेगी बेटा? क्या लिखा है? बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अब कंपनी कैसी है? फार्मास्यूटिकल, तो क्या बनाएगी? फार्मास्यूटिकल का सामान ही बनाएगी ना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्या देगी? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगी। मैं इसको यहाँ पे अपना चिपका लेती हूँ, मिशन स्टेटमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल्स। क्या मिशन है उसका? इसको क्या बनाना है? एबीसी फार्मास्यूटिकल्स को क्या बनाना है बेटा, बताओ? हाई क्वालिटी Yes. प्रोडक्ट। हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। मेरा एक पॉइंट ये हो गया। और देख लेते हैं कुछ और मुझे मिलता है तो, एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जैसे कि अब मैंने जब अपनी एसएम क्लासेस चालू करी तो मेरे भी दिमाग में था दैट आई वांट टू मेक श्योर दैट मैं जो हूँ क्या दूंगी, एट द कॉम्पिटिटिव प्राइसेस दूंगी। आपको पता है ना, आपने एसएम में पढ़ा हुआ है ना, हमारे पास में प्राइसेस कैसे होते हैं। हम लो कैटेगरी में भी जा सकते हैं, लो प्राइस रख सकते हैं, हम डिफरेंशिएशन प्रीमियम प्राइस रख सकते हैं, सब पता है ना आपको। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे ऑलमोस्ट हम कंपटीशन में रहते हैं, मतलब जैसे एग्जांपल डजंट मैटर, सामने वाले का भी 5,000 की क्लासेस हैं, हमारी भी ऑलमोस्ट उसके अराउंड ही है, 4,500 5,500, समझ रहे हो? दैट इज अ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। यानी कि ना तो बिल्कुल आप लोएस्ट दे रहे हैं, ना बिल्कुल प्रीमियम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो कंपटीशन जो मार्केट का प्राइस है ना ऑलमोस्ट उसके अराउंड ही दे रहे हैं। तो ये भी तो सेम नेक्स्ट, ये भी तो आपके इसी पॉइंट पे हुआ कि आपको जो आप जो सामान दोगे वो किस प्राइस पे दोगे? एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब कि जो प्राइस कंपटीशन में चल रहा होगा ऑलमोस्ट आप उसी प्राइस पे क्या देंगे? अपना सामान अपने कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और अब देखो देखो, एंड वांट्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी बाय 2030। क्या वर्ड मिला तुम्हें यहाँ पे? लीडिंग। ये लीडिंग वर्ड हमने कहाँ पर यूज किया था? विजन। बस खत्म, करना क्या है, हो गया हमारा। डन। तो आपको 2 पॉइंट विजन के लिखवाए मैंने, L⁻², लीडिंग एंड लार्जेस्ट। लीडिंग भी आपको क्वेश्चन से दिखा दिया, याद नहीं भी आता तो क्वेश्चन पढ़ के आपको याद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लीडिंग वर्ड क्वेश्चन के अंदर गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए मैंने आपको याद ही करा दिया। मिशन मैंने आपको बोला कि आपको क्या रेफर करना है, क्वेश्चन रेफर करना है। वहां से ही आप देखेंगे कि हम जो करना चाहते हैं उसका मेथोडोलॉजी क्या है, बाय के बाद में, हाउ के बाद में बेसिकली ये चीजें आएंगी। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। अब एक पॉइंट आप अपनी मर्जी से, यानी कि ये आ गया आपका जीके बेस्ड। सोचो, ध्यान से सुनना, सेक्टर कौन सा है? फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स मतलब फार्मा मतलब यानी कि दवाइयां वगैरह, है ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी दवाइयां वगैरह के सेक्टर में हो तो आप और क्या चाहोगे? दवाइयां क्यों खाते हैं? ताकि सेहत ठीक रहे, इजंट इट? यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हेल्थ केयर सेक्टर।
राइट बस तो एक पॉइंट आपको लगता है आप इजीली क्या कर रख सकते हैं, इसको बना के रख सकते हैं। तो बेसिकली आप लिख सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लोगों की वेल बीइंग यानी कि लोगों की हेल्थ को गुड पोजीशन में रखना चाहते हैं। जो भी मन करे आपका लिखने का आप लिख सकते हो। मैम हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे टाटा ग्रुप्स वगैरह कैंसर पे फोकस करते हैं, तो हम उनको स्पेसिफाई करके ऐसा कोई कंपनी का एक पर्टिकुलर इलनेस के अगेंस्ट बना दें, थर्ड पॉइंट। कर सकते हो बट क्योंकि हमें नहीं पता कि एबीसी फार्मास्यूटिकल खुद किस चीज में जो है काम कर रहा है, हमें क्वेश्चन में कोई अंदाजा नहीं दे रखा है यहाँ पर। बस उसने ये लिखा हुआ है कि भाई वो ऐसा ऐसा करना चाहती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे नहीं दिखता कि ये कैंसर के लिए काम कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो मुझे इतना नहीं नो, करना है। नॉट बट अगर मान कैंसर, लो कुछ भी एनी लिखने में नहीं क्रिटिकल आ रहा है, इलनेस। तो आप फिर वहां पर आप अपना लिख सकते हैं कि हाँ भाई जो ऐसी डिजीजेस हैं जिनकी क्योर्स मिलने जो हैं वो नहीं इजीली पॉसिबल हो पाते हैं, तो ठीक है, ऐसा कंपनी सोच सकती है, बिल्कुल सोच सकती है। ओके मैम। तभी मैंने बोला दीज आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, बट दिस इज द वे। आप ध्यान रखेंगे मिनिमम क्या रहेगा, विजन के अंदर 2 पॉइंटर्स, विजन स्टेटमेंट के अंदर कंपनी की 2 पॉइंटर्स, मिशन के अंदर मिनिमम 2 पॉइंटर्स, मिशन स्टेटमेंट के अंदर 2 पॉइंटर्स, यानी कि ये 8 पॉइंटर्स तो आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जिसमें जितना लिखना चाहें वो आपकी श्रद्धा है। क्वेश्चन को एंड कैसे करते हैं बेटा, हम कंक्लूजन से करते हैं, तो आप एक लाइन कंक्लूजन लाइन दे सकते हैं लास्ट में। कंक्लूजन कंक्लूजन हमेशा वन स्टेटमेंट होता है, कंक्लूजन कैपिटल लेटर्स में कंक्लूजन। वन लाइनर स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। यस, तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं ना कंक्लूजन के लिए, तो क्या लिखेंगे, एबीसी एबीसी फार्मास्यूटिकल्स कैन फॉर्मुलेट ABC Pharmaceuticals top management company can formulate its vision and mission as mentioned above। तो जो हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं उसी पर बेस्ड हम क्या करते हैं, अपना कंक्लूजन को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, ABC Pharmaceuticals top management can formulate its vision and mission as stated above। Okay, done। चलो मैम आप हाँ, जो विजन मिशन स्टेटमेंट में पॉइंटर्स में लाइन छोड़ी है, इसके लिए रीजन है या मतलब ऐसी ही छोड़ी आप? कौन सी वाली समझी नहीं मैं। जो विजन मिशन स्टेटमेंट हमने लिखे है उसमें पॉइंटर्स में लाइन जो ये छोड़ी वाली है, ऐसी, नीचे नीचे मिशन स्टेटमेंट में जैसे। ये कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ ये इसीलिए बस तुमको अच्छे से दिखाई दे, दैट्स इट, विजिबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं है, तुम अपना बिना लाइन छोड़ लिखना। ठीक। ठीक है, चलो। सो अभी आ जाओ, अभी तरुण इज गोना सॉल्व द क्वेश्चन। तरुण, तो सॉल्व करने से पहले ऑफ कोर्स वन इज रिक्वायर्ड टू रीड द क्वेश्चन। तो आ जाइए, जरा रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यस तरुण, क्वेश्चन नंबर 19 को रीड करो बेटा। Yes, ma'am. Draft vision and mission statement that may be formulated by Raj. क्या बोला, ड्राफ्ट Vision and mission statement that may be formulated by Raj. क्या बनानी है,
vision and mission statement. कौन बनाएगा? Raj. ओके, राज कोई ऐरा गैरा नथु गैरा इंसान होगा या पक्का ये टॉप लेवल पे बैठा होएगा? Top level पे बैठा होगा. क्या बात है। सो इसका मतलब एक बात समझ में आई क्वेश्चन करते करते, क्या समझ में आई? दैट इट इज द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भैया विजन और मिशन। हमेशा कौन बनाएगा? कंपनी के टॉप लेवल में से कोई बनाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या सच में मिस्टर राज टॉप लेवल पे है कि नहीं है। रीड द होल क्वेश्चन एंड टेल मी। Mr. Raj has been hired as a CEO of XYZ Limited. Yes, ma'am. है ना? तो देखो, Hmm. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी इज। आई एम एन एक्सपीरियंस पर्सन, दैट इज वाई कि मेरे को समझ में आता है। यही बात है, यही गुण मैं आपके अंदर डाल रही हूँ। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन की इंग्लिश टू हिंदी करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ, बट मैं आपको बेसिकली ये चालाकी दे रही हूँ कि हमें क्वेश्चन को रीड नहीं करना होता है, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करना होता है। जब हमने क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ी और अपना दिमाग लगाया तो हम पहले ही जान गए थे कि राज कहाँ पर लाई कर रहा होगा, टॉप लेवल पे लाई कर रहा होगा। ये हमें क्या बताएगा कि ये कंपनी का सीईओ है? हमें तो पहले से पता था कि ये टॉप लेवल का ही कोई ना कोई बंदा होगा। चलो, तो अब यहाँ पे क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। तो कंपनी का नाम क्या है? XYZ, और मिस्टर राज स्टेटमेंट बना रहा है जो कि क्या है? कंपनी का सीईओ है। और इसी की बात कहाँ पर होनी चाहिए? मैंने आपको कहा था कंपनी का नाम हो या फिर मिस्टर राज, जैसे कि अभी इसका सीईओ का नाम भी दे दिया है हमने। वहां पिछले वाले क्वेश्चन में खाली क्या वर्ड था? टॉप मैनेजमेंट वर्ड था। तो हमने अपने आंसर में क्या किया था? जब कंक्लूजन फॉर्म करते हुए टॉप मैनेजमेंट वर्ड लिख दिया था और एबीसी फार्मा वर्ड लिख दिया था। तो बताओ, जब हम इस वाले क्वेश्चन का कंक्लूजन फॉर्म करेंगे तो कंपनी का नाम क्या आएगा? XYZ। क्या लिखा है? कोई कंपनी का नाम है? नहीं। तो कंपनी का नाम नहीं, इस बार कंपनी की के बारे में FMCG कंपनी, और टॉप मैनेजमेंट की जगह क्या वर्ड दे रहा हुआ है? मिस्टर राज। क्या आपको बातें समझ में आई? कुछ नहीं है, डिफरेंस कुछ नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वहां पर कंपनी का नाम था, टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा जो बना रहा है उसका नाम नहीं था। यहाँ पर उसका नाम है तो कंपनी का नाम गायब है, बट कंपनी की कैटेगरी मेंशन है दैट इट इज अ FMCG कंपनी। XYZ ओ माय गॉड, XYZ कंपनी है तो फिर लो भाई लो, ये लो XYZ कंपनी, ये लो। तो कंक्लूजन में फिर कंपनी का नाम और बंदे का नाम दोनों आ गया। एक क्वेश्चन और ड्राफ्ट हो सकता है जिसमें कि वो शायद जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया इससे पहले वो कर सकता है, कंपनी का नाम गायब कर दे, खाली सेक्टर बताए। ओके, सो दोबारा का सवाल पूछती हूँ, जवाब देंगे सारे बच्चे, ठीक है? क्या बनाना है मेरे को? विजन मिशन स्टेटमेंट। ओके, Vision कौन and- बना रहा है? Raj. Mr. Raj, राज कौन है? CEO, कौन सी CEO. कंपनी का? XYZ. XYZ। इज ए क्लियर? Yes. ठीक है। तो मेरे दिमाग में जैसे विजन मिशन में पढ़ती हूँ तो जो ड्राफ्टिंग मैंने आपको सिखाई है वो ड्राफ्टिंग दिमाग में आ जानी चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, फटाफट से पेज खोलती हूँ और जरा और इस ड्राफ्टिंग को शॉर्ट में लिख देती हूँ। क्वेश्चन का नंबर क्या है बता दीजिए मेरे को। 19। हेडिंग में स्ट्रेटेजिक इंटेंट लिख देती हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, छोटा छोटा कर लिखती हूँ। विजन और उसकी कंपनी की विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, और 4 भाग में डिवाइड कर देती हूँ। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। फटाफट करने के लिए मैंने अभी के लिए ये काम किया, ये ऐसे ही करना है। मुझे बताओ विजन में क्या क्या पार्ट आएगा? फर्स्ट वाले में वही मिशन का मीनिंग आएगा, यस और नो? ये क्लियर है? तो मुझे ये पार्ट दोबारा से लिखने की मैं यहाँ नहीं समझती। यहाँ पर क्या आएगा? मीनिंग। मिशन का मीनिंग। एक पॉइंट दोनों में कॉमन था कि दैट दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। डन 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 डन। अब मेरा ये स्पेस बाकी है, सिर्फ ये स्पेस बाकी है मेरा, और मेरा ये स्पेस बाकी है। इसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ L to the power 2, आगे लिखूंगी 2B, लीडिंग एंड लार्जेस्ट। सेक्टर कौन सा है? FMCG। आओ अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्योंकि अब मेरे को क्वेश्चन से सब कुछ छांटना है।
तो क्या लिखा है उसने आगे, इट इज अ एफएमसीजी कंपनी दैट हैज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स, डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। तो कंपनी ने डाइवर्सिफाई कौन सी फील्ड में कर लिया है बेटा, कॉस्मेटिक्स की फील्ड में कर लिया है। ओहो, ये तो बड़ी ऐसी बात हो गई, यानी कि अब हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, किसके बारे में बात करनी पड़ेगी, नॉट द एफएमसीजी बट द कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स। ठीक है भैया, हम कॉस्मेटिक के बारे में बात कर लेंगे। लड़कियों को एक क्वेश्चन अच्छा लगेगा, चलो। सो अब हमें क्या बनाना है, इसका विजन बनाना है। तो विजन में 2 पॉइंट्स थे, वो 2 पॉइंट्स को लेके हम विजन स्टेटमेंट बना देंगे। पहला पॉइंट देखो, टू बी द लीडिंग कंपनी इन द कॉस्मेटिक सेक्टर, to be the world's largest company in the cosmetic sector, globally, internationally, whatsoever you want to write। हो क्या? अब हम मिशन स्टेटमेंट पर आते हैं। ये कहां से चूज करते हैं अपन, क्वेश्चन से। क्वेश्चन। तो उसने बोला द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ब्रांड का नाम दे दिया। XYZ wishes to enrich the lives of the people with its products। अब बता रहा है with its, पहले क्या था by, अब बता रहा है with its, कैसे करके, कैसे प्रोडक्ट्स देगा, that are good for skin, point number 1 for the mission। तो यानी कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, those are good for skin। Second, and are produced in ecologically beneficial manner, point number 2, यानी कि हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर में करेंगे। पॉइंट नंबर 3, यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स। तो मिशन के मेरे को कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए कि मैं लोगों की लाइफ को एनरिच करना चाहता हूँ, कैसे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जो गुड है फॉर स्किन। सेकेंड, जो प्रोड्यूस होते हैं इन द इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर। एंड थर्ड, यूजिंग द हर्बल इंग्रेडिएंट। कहाँ चेप देंगे इसको, 1 2 3, बन गया मिशन में। yes. और जो बाकी बचा हुआ पॉइंट है ना, जैसे एग्जांपल पिछला क्वेश्चन हो चाहे ये क्वेश्चन हो, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा है कि भाई ये अच्छा है, ये लाइन अच्छी सी लग रही है, टेप दो भैया इस लाइन को भी, कहीं ना कहीं टेप ही दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कहीं जहाँ लगे ठीक टेप दो। एंड इज द लाइव्स ऑफ द पीपल, कहीं भी लिख दो। अब देखो आंसर की ड्राफ्टिंग देखो, इसने भी ये करा है। देखो विजन के बारे में बताया, फ्यूचर विजन होती है, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड होता है। मैंने भी आपको ये सिखाया ना कि पहले हम विजन का क्या लिखते हैं, मीनिंग लिखते हैं। फिर जब मैंने कंपनी के विजन के बारे में बात करी तो मैंने क्या बताया, लार्जेस्ट, और मैंने क्या बताया दूसरा, कि वो किस लेवल पे जाना चाहता है, क्या लिखा है, इंडियाज ब्यूटी केयर कंपनी, यानी इसने अपना लेवल क्या सेट करा है कि वो इंडिया के लेवल पे आगे जाना चाहती है। ऐसे मिशन के बारे में उसने बताया कि भाई ये क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजन ऑफ द एग्जिस्टेंस बताया, ठीक है, वही मीनिंग बताया। और फिर कंपनी का मिशन देखो, वही है, देखो क्या लिखा हुआ है, उनको हर्बल कॉस्मेटिक्स से बनाएगी, वो बेसिकली हार्मफुल एलिमेंट से दूर रखेगी, एंड एनहांस द लाइव्स ऑफ द पीपल, गिव देम द कॉन्फिडेंस टू लीड। कॉपी पेस्ट, मतलब जो आपने सोचा है बिल्कुल ना ऑलमोस्ट वही आंसर लिखा हुआ है, यही आंसर। यानी कि अब आप ध्यान से समझिए, कैसी कंपनी हो आपको पैटर्न अपना यही रखना है। डन 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 डन। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन देयर माइंड्स, दे कैन आस्क। मैम इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, ग्लोबली या इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो मर्जी है मतलब ना, नहीं। सबका ही तो देखना है ना, आप इंटरनेशनल देख लो, नेशनली देख लो, स्टेट वाइज देख लो। जैसे मेरा था, मैं चाहती थी कि दिल्ली में मेरा नाम हो, तो भैया मेरा सपना ही यही था, तो वो तो सपने पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसने देखो इंडिया वर्ड लिख दिया, पिछले वाले में ग्लोबली वर्ड था, ठीक है। ओ- और लास्ट में क्या करोगे, अंडरलाइन कर देना अपने कीवर्ड्स, जैसे कि लीडिंग को कीवर्ड को अंडरलाइन कर दो, लार्जेस्ट को अंडरलाइन कर दो, फ्यूचर को अंडरलाइन कर दो, रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस जो हमारे कीवर्ड्स थे उनको अंडरलाइन कर दो, एंड आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको ये चीज बोल रही हूँ।
Done. Anyone is having any doubt in their minds? They can ask. किसी और को कोई डाउट है? तो विजन मिशन की ड्राफ्टिंग ऐसे ही होती है एंड आपको ऐसे ही आगे लेके चलना होता है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में विजन और मिशन बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आप इसको छोड़ने का सोच ही नहीं सकते हैं। और इससे अब जो है ना आप समझ गए हैं क्या कि कैसे आपको चीजें फ्रेम आउट होती हैं, आपको कैसे करनी है। चलो आ जाइए, मैं नहीं बताऊंगी, ये अब आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी तरुण, रीड द क्वेश्चन। Draft a vision and mission statement that will be formulated by Arun. मुझे बताने की जरूरत नहीं, Then, अब आप लोग बताएंगे। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड द क्वेश्चन। सवाल मेरे होंगे, जवाब आप सबके होंगे। जस्ट रीड द क्वेश्चन। डन, कर लिया रीड? ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली इसके दो पार्ट्स है, विजन और मिशन। विजन का मीनिंग, मिशन का मीनिंग। विजन के मीनिंग में पॉइंटर लिख दोगे, ब्लूप्रिंट होता है, फ्यूचर होता है, लैंड होता है, एस्पायरेशन होता है, फलाना ढिमकाना लिख दोगे। मिशन का लिख दोगे, एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म बताती है, रीजन बताती है, ठीक है, पर्पस बताती है, व्हाट वी डू बताती है, लिख दोगे। डन 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 डन। चलिए अब बताएंगे कि इस कंपनी का विजन स्टेटमेंट में, जो कि कंपनी का नाम क्या है, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, उसका जो विजन स्टेटमेंट होगा उसमें 2 पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए फटाफट। लीडिंग एंड लार्जेस्ट। पूरा पूरा स्टेटमेंट बताएंगे। Ma'am, ABC Limited wants to become a largest pharmaceutical company. And wants to become, एक and सेकेंड, रिया प्रजापति wants to become एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड इज आर्टिफिशियल पर्सन, वो वांट ही नहीं कर सकती है ना, वांट तो हम करते हैं। हम कौन? टॉप लेवल के मैनेजमेंट। ओके ध्यान रखना, आई वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे आई तो मैं तो कर सकती हूँ। कभी सुना है एबीसी लिमिटेड वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा, एबीसी वांट्स टू बिकम चार्टर्ड अकाउंट, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे? आप बेसिकली अरुण हैं, आप टॉप लेवल पर आते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि एबीसी 10 साल बाद वहां होगा। ओके तो आप क्या लिखेंगे? टू बी द, to be at the लीडिंग largest कंपनी। pharmaceutical company. कि हम देख रहे हैं कि इसकी 10 साल बाद कंपनी यहाँ पर ऐसे होगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर गलती की है आपने। चलिए अब मिशन स्टेटमेंट पर आते हैं। मिशन स्टेटमेंट में बताइए कौन कौन सा पॉइंटर्स लिख दूं? पॉइंट नंबर 1 को बता सकता है? They Enhance the produce enhance देखो, the वेलबींग ऑफ द पीपल विद इट्स प्रोडक्ट्स। ओहो, अब अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। फर्स्ट, दैट आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रोड्यूस्ड इन एन environmental sustainable manner, sustainable and point number 3, using natural ingredients। ingredients। 3 पॉइंट्स हो गए। डन 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 डन, हो गया मेरा काम खत्म। कितना इजी लगा ना भाई? आई बिलीव कि इससे ज्यादा आसान आपको विजुअल मिशन स्टेटमेंट कोई कर ही नहीं सकता, जैसे कि हमने अभी करा है। अब आपको, मुझे लगता है जैसे ही आप एग्जाम में, मेरे जितने बच्चे अभ्यास बैच लेके बैठे हुए हैं ना, वो सारे के सारे बच्चे जैसे ही एग्जाम में अगर मिशन विजन के ऊपर क्वेश्चन आया, भाई ल दबाक करके भाई पहले इसी को ही हम अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि फुल 5 मार्क्स इसी में आपको मिलेगा। ठीक है, चलो तो हमने 3 क्वेश्चंस करे, एक जैसा ही थे, बट ये आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी मिलता है विजन मिशन के ऊपर, अब तो आप कर लेंगे, अब तो आपको रटी गया होगा करना क्या है, अब तो टेंशन नहीं है कुछ भी। यू मस्ट बी फीलिंग कॉन्फिडेंट, जो आप पहले नहीं थे अब वो आप है, दैट इज मोर कॉन्फिडेंट। इजी सिंपल, चले आगे। ओके तो रिया प्रजापति, आप अपने क्वेश्चंस कट कर दीजिएगा, जो जो बचे हैं वो हम करते हैं। चलो
क्वेश्चन नंबर 10 अब मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, मैंने आपको होमवर्क में दिया था ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, ठीक है, यस मैम। मैं आपको दे चुकी हूँ 10 के बाद बच्ची ने लिखा है क्वेश्चन नंबर ओके। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या मुझे कराने की जरूरत है? डायरेक्ट मैम ये क्वेश्चन तो हो चुका शायद। है ना, सो एक ये भी डन हो चुका है। सो नाउ फोर्थ डन, ये वाला आपको मैंने बहुत अच्छे से कराया, ये वाला भी हो गया हमारा। तो चलो एक बार स्टार्टिंग से ले लेती हूँ, ये वाला आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हुआ है नहीं हुआ ना, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टार मार्क कर दीजिएगा, स्टार मार्क कर दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन है राइट। तो एक बार तरुण रीड द क्वेश्चन। What strategic approach could assist him in formulating a robust and coherent business roadmap that aligns with his vision for a sustainable सस्टेनेबल growth? ग्रोथ, ओके। क्वेश्चन को पढ़ के 1 रुपए का भी अंदाजा नहीं हुआ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ जा रहा है, किस टेंजेंट पे जा रहा है, हुआ किसी का कोई अंदाजा नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम आंसर भी पढ़ लोगे तब भी अंदाजा नहीं होगा, ठीक है ओके। चलो रीड द क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। इन हिज पर्सुएट टू एक्सपैंड द फैमिली बिजनेस टू दुबई, धर्मवीर सिंह द सक्सेसर ऑफ रिनाउंड आर्किटेक्ट लेटरी, जो भी नाम है इनका, तो बेसिकली बंदे का नाम था श्री लाला राम, उनका बेटा था, सक्सेसर है ना बेसिकली धर्मवीर सिंह, अपना फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, दुबई इलाका लेके आना चाहता है। फेस्ड अ डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? डायलेमा क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ दिखा नहीं, वही डायलेमा इसको हो रहा है। डिस्पाइट रिसीविंग द पॉजिटिव फीडबैक, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से शुरू हुई है, कहता है डिस्पाइट रिसीविंग द पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम वेरियस पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, अ कॉमन ट्रेंड इमर्ज्ड where the emphasis was primarily on the swift construction, neglecting the importance of structural longevity। भाई साहब ये डायलॉग पढ़ के तो ओहो ओहो ओहो, कोई बच्चा इसकी इंग्लिश तो हिंदी कर भी दे पर फिर भी क्वेश्चन किसके ऊपर जा रहा है ये कोई नहीं डिटरमाइन कर सकता। चलो इसका मीनिंग मैं ही आपको समझाऊंगी, कोई बात नहीं। मैम कंस्ट्रक्शन पे है ना, आर्किटेक्ट लिखा तो है स्टार्टिंग में। हाँ तो बेसिकली वो यही कहना चाहता है दैट डिस्पाइट रिसीविंग द पॉजिटिव फीडबैक, माने कि उसको क्या मिले, अच्छे अच्छे फीडबैक मिले, कहाँ से मिले, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिले, बट एक क्या बात है, कॉमन ट्रेंड क्या था, दैट वाज ऑन द स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है ये क्वेश्चन है। नेग्लेक्टिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चरल लॉन्जिटिविटी, ये 2 वर्ड आपको मेन आते हैं जो कि बात करते हैं, ठीक है। चलो धर्म फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉसरोड्स, क्रॉसरोड्स का मतलब क्या होता है, चौराहे पर खड़े हो जाना, मतलब ऐसा ना तिराहे पे खड़े हो जाना कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो वही अप्रोच वो आपसे पूछना चाह रहा है, व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच कुड असिस्ट हिम इन फॉर्मुलेटिंग अ रोबस्ट एंड कोहेरेंट बिजनेस रोड मैप दैट अलाइंस विद इट्स विजन फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके अब पहले क्वेश्चन को हल्का सा मैं क्या करती हूँ, हल्का सा रिड्यूस करती हूँ इनटू इजी। देखो ये किसका बेटा था, राम जी का बेटा था। बेसिकली राम जी कौन थे, एक आर्किटेक्ट था। राम जी का जो बिजनेस था वो किसको मिला, धर्म जी को मिला। धर्म जी क्या करना चाहते थे, इस आर्किटेक्चर के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे। कहाँ एक्सपैंड करना चाहते थे, दुबई में एक्सपैंड करना चाहते थे। इनको प्रॉब्लम किस बात की थी, इनको प्रॉब्लम ये थी कि जो इनके इन्वेस्टर्स हैं, क्या इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रखते हैं, हाँ इंटरेस्ट तो रखते हैं। हमने पढ़ा था एक टॉपिक पढ़ा था कौन सा वाला, मेंडलीव मैट्रिक्स, उसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट तो रखते ही रखते हैं, तो इसके कंपनी के इन्वेस्टर्स भी रखते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो एक बात समझ में आए कि लोग क्या कर रहे हैं, स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल लॉन्जिविटी। जैसे एग्जांपल कोई इंसान पुल बनाता है, ठीक है, तो पुल बनाता है, अब
पुल कैसा बनना चाहिए? सुंदर दिखने में ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, या फिर बस ऐसे ही सामान लगा दिया, भर दिया, और उसकी लॉन्जिटिविटी पे क्वेश्चन मार्क है, भाई पता नहीं पुल कब तक चलेगा, हमने तो बना दिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्ट्रक्चरल लॉन्जिटिविटी, यानी कि जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जो आप एग्जाम्पल पुल बना रहे हो, उसकी लॉन्जिटिविटी यानी कि उसकी टेन्योर जो है ना, उसको तो नेग्लेक्ट किया जा रहा था, और किसको एम्फेसाइज किया जा रहा था? स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन को। स्विफ्ट का मतलब क्या है? कोई बिल्डिंग होती है ना कि हाँ, अभी हम बिल्डर फ्लोर्स खरीदने के लिए जाएंगे, तो बिल्डर फ्लोर्स पता है कैसे होते हैं? सामान सारा लगा होता है, सब नलके वलके सब लगे होंगे, बट वो इतनी घटिया क्वालिटी के होंगे ना कि आपको ना 5 साल बाद वो चेंज ही करना पड़ेगा। द ड्रेनेज सिस्टम आपको अगर आप बिल्डर फ्लोर लेते हो ना, आपको 4 साल के बाद 5 साल के बाद अपना पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, खुद से उसको सही कराना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। आप लॉजिकली, जीके बेस्ड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब आप मुझे बताओ, आप अगर पोटेंशियल इन्वेस्टर हो, आपको पता है कि आप अगर लॉन्जिटिविटी के ऊपर ध्यान ना देकर सिर्फ स्विफ्ट कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे बिल्डर फ्लो बना के दे देंगे, तो आपको लगता है कि आपकी कंपनी की लॉन्जिटिविटी देखी जा सकती है? No, ma'am. नहीं देखी ma'am. जा सकती। कई बारी अगर हम क्लास में बच्चे को सिर्फ गाना सुनाकर, कोई जोक क्रैक करके, कोई स्टोरी सुना के, रिलायंस के बारे में बता के, अडानी के बारे में बता के बच्चों को एसएम समझा रहे हैं, समझ तो आ गया, बट उसके बाद में बच्चों को लिखना क्या है? बच्चा अडानी के ऊपर तो पैराग्राफ लिख के नहीं आएगा, रिलायंस की जीवी तो लिखने को आएगी नहीं एग्जाम में। लिखने को क्या आएगा? ये क्वेश्चन आंसर्स या फिर स्टडी मैट। तो क्या आपकी वो जो क्लासेस है वो appropriate है for the exams? No. No. No, ma'am. यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिलती है, isn't it? ओके, अब देखो एक वर्ड और मिला आपको। What strategic approach could assist him for formulating a robust and coherent business roadmap that aligns with his vision for a sustainable growth? यानी कि वो कह रहा है कि मैं ऐसा क्या कर दूं जो कि मैं अपने विजन के साथ अटैच कर दूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी चीज जो मेरे विजन के साथ जाए, बट फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है? सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है कि हम अगर आज ग्रो कर रहे हैं, तो हम कल भी हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेस हो कि कल की जनरेशन भी क्या कर सके, ग्रो कर सके। आई बिलीव कि आपने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अपने बचपन में स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया होगा। सस्टेनेबल ma'am. ग्रोथ का मतलब क्या होता है? यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस इन दैट वे कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीजें छोड़ दें, छोड़ दें। वो भी उनको यूज कर पाए। यानी कि हमने सारा पेट्रोल ले लिया, सारे के सारे कोयल एक्सट्रैक्शन वगैरह सब हमने कर ली, बाकी आगे के लिए किसी को कुछ भी नहीं बचा है। तो पहले मुझे बताओ कि क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस और नो? मैंने अभी क्वेश्चन Yes, की ma'am. हिंदी करी है बस, मैंने अभी ये नहीं बताया क्या टॉपिक है, कैसे आपको डिटरमाइन करना है, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ठीक है, Yes. अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। मॉडल जो हमारे आईसीआई ने मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए, 8-9 मॉडल टेस्ट पेपर्स थे, उसमें से जो एक क्वेश्चन है, हमने सारे मॉडल टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन अपने लेटेस्ट एडिशन में डाल दिए थे, इनकॉर्पोरेट कर दिए थे, वहीं से क्वेश्चन मिला है। और ये क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, सिर्फ वहीं हमें देखने को मिला है। सो आई बिलीव कि ये बच्चों को करके जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन करा हुआ होगा तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो इन द एग्जामिनेशन। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को क्रैक कैसे करेंगे। अभी तक हमने समझा कि क्वेश्चन क्या था, अब क्रैकिंग के ऊपर बात करते हैं। उसने पूछा कि व्हाट स्ट्रेटेजिक अप्रोच कुड असिस्ट हिम इन फॉर्मुलेटिंग अ रोबस्ट एंड कोहेरेंट बिजनेस रोडमैप दैट अलाइंस विद हिज विजन। ये जो मेन है वर्ड वो है ये, अलाइंस विद हिज विजन फॉर अ सस्टेनेबल ग्रोथ। बस ये 2 वर्ड आपको ध्यान देने हैं। इसी से आपको जो है बेटा जी जो मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक यहाँ पर एप्लीकेबल है। चलिए आ जाइए। सो वर्ड था विजन। ऐसा मैं क्या कर दूं जो मेरे विजन के साथ क्या करे, अलाइन करे। क्या करे? अलाइन करे। ओके, विजन किसका पार्ट है बेटा जी?
विजन के पापा के नाम बताओ। स्ट्रैटेजिक इंटेंट, strategic intent, इंटेंट के बच्चे बताओ। विजन, विजन, mission, goals, goals and goals objectives, and objectives. plan, क्या वैल्यूज को पहले वैल्यूज वर नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट? क्या वैल्यूज को ऐड किया गया था बाद में? जी हाँ, पहले वैल्यूज पार्ट नहीं थे इंटेंट के। अगर आप पुराना सिलेबस उठा के देखो तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बच्चे नहीं होते थे, वैल्यूज वाज नॉट द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। बट देन उसके बाद देखा गया कि नहीं, वैल्यूज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट। यानी कि चाहे आप विजन बनाओ, चाहे मिशन बनाओ, चाहे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, सब में क्या होना चाहिए? वैल्यूज होने चाहिए। मैं सवाल पूछती हूँ, आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है? मेरा सवाल ये है, समझो कोरोना वापस आ गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बट मान लो कोरोना वापस आ जाता है, ठीक है? मेरी कंपनी में 400 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैंने कहा भैया कोरोना वापस आ चुका है और भाई मेरे पास तो इतना सफिशिएंट फंड्स नहीं है, और जी मैं तो मतलब सीधी साफ सी बात है भाई, कल से मत आना। क्या बोल रही हूँ मैं? कल से मत आना, तुम अपने घर राजी और भैया मैं अपने घर राजी। एक ये सीन है, ठीक है? दूसरा सिनेरियो ये है, मैंने बोला कि देखो कोरोना आ चुका है, आई विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद द कंपनी, एंड 400 एम्प्लॉयज मेरा काम करते हैं, उनका सैलरी अगर मैं 10,000 रुपीज पर मंथ का भी एवरेज लेके चलूं तो मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ रही है। कोरोना में इतना मेरे को रेवेन्यू नहीं हो रहा है। आई एम गिविंग यू दिस मंथ, लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, अब मैं आपको टाइम देती हूँ 10 डेज का, 20 डेज का, मैं आपको इस महीने की पूरी सैलरी दूंगी, आप अपनी दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, 20 महीना मेरे से सैलरी ले लीजिए। मुझे बताना एज एन एम्प्लॉय आपको कैसा कब अच्छा लगेगा, ऑप्शन 1 में या ऑप्शन नंबर 2 में? Option 2. and option 2, समझ रहे हो? Option 2. समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपसे पूछूं ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या चीज एब्सेंट थी, वो थी वैल्यूज। यही तो वैल्यू है, यही तो वैल्यू है कि जैसे एग्जांपल कोई बच्चा सीए के अंदर फेल होता है, उसने हमसे क्लासेस ली हैं, जब बच्चा फेल होता है उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन ये कि जो बच्चा फेल हुआ उसको साइड हटाओ। अरे भैया रैंक होल्डर देखो, अरे हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये वो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके पोस्टर्स बना रहे हैं, रैंक होल्डर से बात कर रहे हैं, और जो बेचारा बच्चा फेल हो गया उसकी तरफ हम देख भी नहीं रहे। हमने अपना काम निकाल लिया, भाई ठीक है हो गया, उससे हम बात भी नहीं कर रहे। क्यों रह गए, कैसा कर सकते हो, क्या कर सकते हो? यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जिसने मेरे से क्लासेस ली थी बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो पाया उसका। हमारी टीम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या सपोर्ट मिला, क्या कोई वैल्यू आपको देखने को मिली? साफ साफ यस, कौन बता सकता है मुझे? एनीवन जिसने मुझसे पहले के टाइम में कोई क्लास ली हो, दिया ना हो, या व्हाट्सएवर, कोई सपोर्ट हमारी टीम से मिलता है? या हमारी टीम बिल्कुल ऐसे होते कि नहीं भैया भाड़ में जाओ? बताओ। यस मैम, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी, तो सर से मैंने बात किया था कि क्या करूं, और आपको क्लास भी आया था तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप क्या कहते कुछ मार्क्स से रह गया तो आप वही प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। यस, सो बात करी ना हमारी टीम ने, दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज। अपने को क्या चाहिए? दीज आर द वैल्यूज। सच्ची एक बात बताऊं, जो पास हो गया ना उसका बस रिजल्ट आ जाए वही इंपॉर्टेंट है कि भाई ठीक है आ गया। मेहनत तो हमें उन पे करनी है ना जो बेचारे रह गए, चाहे एग्रीगेट से रह गए, चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से रह गए कि नहीं एफएमएसएम में स्कोर बन गया मैडम बाकी का नहीं बना, उनको स्ट्रेटजी देना। या फिर इवन एसएम के अंदर भी जो जितना वो सोचते थे उनको उतना स्कोर नहीं हुआ। कितनी बारी मैं बच्चों को लिख के देती हूँ कि बेटा सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, कितनी बारी मेरा जो ये आंसर है सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, आपकी मिस्टेक्स को देखते हैं कि भैया कहाँ गलती करके आए हो। हमें तो लगता है हमने सब अच्छा अच्छा किया है, बट कहाँ गलती करके आए हो ये तो सच्ची आपकी कॉपी देख के पता चल सकता है, ठीक है? मेरे को भी आज कोई बोलेगा ना कि अरे बेटा खाना अच्छा नहीं बनाया, मैं बोलूंगी नहीं मैंने तो पूरी मेहनत करी थी, बट देन उसके बाद में जब बताऊंगी कि अच्छा मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया था, तो फिर मम्मी बताएंगी कि अरे बेटा तूने तो नमक पहले डाल दिया, नमक तो बाद में डालना था। तो ऐसे ही मैं आपको बोलती थी कि सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ, देखते हैं क्या है। ये क्या है बेटा? कंपनी की वैल्यूज हैं। क्या है? कंपनी की वैल्यूज हैं। तो अभी ध्यान रखें कि कंपनी का विजन हो, मिशन हो, गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, हमेशा बेसिकली क्या साथ में चलता है? वैल्यू साथ में चलता है। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर था बच्चा? बताओ किसके ऊपर था ये क्वेश्चन? value, Value. वैल्यूज के ऊपर था। तो यहाँ पे आपको बताना था
कि बेसिकली जो हमारी कंपनी होती है ना, उसे वैल्यू की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। अब एक वर्ड मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो देखो ये रहा, लॉन्जिटिविटी, दिखा ये वर्ड। वैल्यूज के अंदर आपको ये वर्ड मिलेगा, चाहे आपके पास स्टडी मैट हो तो आप उसमें ये वर्ड देख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मेरे हैंडमेड नोट्स आप उसमें ये वर्ड देख सकते हैं। इसी के जस्ट ऊपर देखो आपको वर्ड मिलेगा स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ डायलेमा, मिल गया। अब अगर आप ये कंटेंट पढ़ेंगे ना, डायलेमा वर्ड हमें क्वेश्चन में मिला था, इजंट इट? वो बंदा भी तो डायलेमा में था ना, और वही बात थी, लॉन्जिटिविटी की बात थी। क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। हाँ बेटा, क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, देखो क्या यहाँ पर भी धर्म को लॉन्च प्रॉब्लम थी, डायलेमा में वो था? हाँ जी मैडम, देखो डायलेमा में वो था, तो हमारे को एक कीवर्ड देखो डायलेमा यहाँ मिल गया। अब फिर उसने क्या बोला, लॉन्जिटिविटी, कि हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लॉन्जिटिविटी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हम वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हमेशा ना जब भी कोई मैं किसी से बात करती हूँ, मैं उनसे सबसे जो मेरे साथ के लोग हैं ना, मैं उनसे बात करती हूँ। आजकल मेरे पॉडकास्ट भी चल रहे हैं ना, मैं काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाती हूँ एंड पॉडकास्ट कंडक्ट करती हूँ। हर हर थर्सडे को फ्राइडे को हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट आता है। जितने भी लोग, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी से हो, चाहे और भी बहुत सीएस जो हैं, बहुत सारे फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सबको बुलाती हूँ, बात करती हूँ। अब तो हमारी चिट चैट भी होती है, मैं उनको बताती हूँ कि भाई मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, नई चीज़ें हो पा रही हैं, इतना स्टूडेंट बेस नहीं है हमारे पास में, रैंक्स भी बहुत मुश्किल से मेहनत करके आती हैं बच्चों की, मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू विन द ट्रस्ट, ना, कि मैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन सकूं, मैं अभी तक ये नहीं कर पाई हूँ। तो सब लोग यही बोलते हैं कि मैम टेंशन मत लीजिए, जब आपकी वैल्यूज के बारे में सबको पता चलेगा ना, तो फिर बच्चे जो है समझ जाएंगे, एंड यस दे विल डेफिनेटली गिव द इम्पोर्टेंस कि भाई वैल्यू ड्रिवन कंपनी में, वैल्यू ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदा अटैच होना चाहता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज व्हाट द होल पॉइंट, जो कि सामने वाला इंसान मेरे को बोलता है कि मैम कोई बात नहीं, आपकी वैल्यू बाद में सबको मालूम पड़ ही जाएगी कि व्हाट इज योर वैल्यू, व्हाट इज योर कल्चर। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्वेश्चन को पकड़ना आया? सो पहले मैंने आपको क्वेश्चन की इंग्लिश टू हिंदी करी, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन को पकड़ना सिखाया, मैंने आपको कीवर्ड मार्क कराए, जिससे कि हमें प्रूव हो गया कि क्वेश्चन किसके ऊपर है, वैल्यूज के ऊपर है। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप इज ड्राफ्टिंग द आंसर। ओके, ड्राफ्टिंग करना शुरू करें, सिखाओ। ओके, सो हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जीके बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ तो आईसीआई ने एक पैराग्राफ पे आंसर देके खत्म कर दिया, भैया क्या ही करे क्या नहीं करे, बट अपने को तो एक पैराग्राफ में ऐसा आंसर नहीं करना, अपने को तो पूरा प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलना है, इजंट इट? तो अपने को क्या करना है, प्रेजेंटेशन के हिसाब से चलना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं और एंड कैसे करते हैं, केस स्टडी की तरह करते हैं, यही काम करते हैं ना। चलो, यस, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 1, क्वेश्चन 1, बड़ा बड़ा साफ साफ सेंटर के अंदर, ये भी सेंटर अलाइंड होना चाहिए बॉक्स के अंदर। यहाँ पर क्या कोई 2-3 कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? द आंसर इज नो, 1 कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, देयरफॉर फ्लो चार्ट की कोई जरूरत नहीं है। नाउ आई विल गिव अ सुटेबल हेडिंग टू द क्वेश्चन। ओके, बताइए क्या हेडिंग होनी चाहिए? मैम स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ओके, और कोई? values as a part of strategic बट ये तो आंसर है ना पूर्वांशी, आंसर को हेडिंग में नहीं देते नहीं है। हैं, नहीं देते हैं। और कोई हेडिंग? मैम स्ट्रेटेजिक अप्रोच। ओके, चलो, सो पहली वाली ही आंसर दिखती है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट।
आंसर काफी अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, सेंटर लाइन करना है, एक सुनहरी सी हेडिंग देनी है। हेडिंग में ध्यान रखना है कि आंसर जो मेन आंसर है ना वो आपका हेडिंग नहीं होना चाहिए। मेन आंसर आपका कंक्लूजन में आता है, ना कि आपके हेडिंग में आता है। ओके, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट के बारे में आपने हेडिंग डाल दी है, अब आप क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे एक बार ध्यान से, दोबारा से रीड करेंगे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, दोबारा से रीड करें एक बार क्वेश्चन को। डन, चलो। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, आ जाइए वापस से। स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर क्या क्या आता है वो आप लिख सकते हो। इंटेंट रेफर्स टू ब्ला 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 ब्ला, लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप बात करेंगे अपने क्वेश्चन की कि भाई हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये धर्म क्या है, क्रॉस रोड्स पर है, चौराहे पे खड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी कि भाई इसके पार्ट में क्या मिसिंग था। तो हम बताएंगे कि भाई ये जो बंदा था ये चाहता था, क्या चाहता था। आइए, he wanted to expand the family business of basically architecturing। उसके बाद हम लिखेंगे बट he was neglecting the importance of structural longevity, which emphasizing on neglecting the values part of the strategic intent। लिखा। उसके बाद वैल्यू के बारे में बताएंगे, वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू जो होती है बताती है कंपनी में लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे आप सोचोगे। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बताती है, लॉन्गेटिविटी के ऊपर बताती है, ये बताती है, ये बताती है। ये पॉइंट लिख दिया आपने। उसके बाद फिर आप लिखेंगे दैट, अगर लास्ट में आप लिखेंगे अगर इस कंपनी की बात करें, सो द अप्रोच वुड बी टू हैव द वैल्यू ड्रिवन विजन, यानी कि वैल्यू के साथ साथ आपको विजन रखना चाहिए फॉर द रोबस्ट एंड द कोहेरेंट बिजनेस रोड मैप। इजी, सिंपल। Yes, ma'am. ओके, ड्राफ्ट करके आंसर मैं दूंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्ट करके दूंगे। Okay, also now this question can also be asked कि भाई ये वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो इसके आगे भी एक पार्ट और बना सकता है, वो एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज पूछ सकता है आपसे। मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए लास्ट लाइन इसमें भी ये लिखी हुई है, वैल्यू ड्रिवन स्ट्रेटजी विल हेल्प्स टू एनहांस द ब्रांड रेपुटेशन। एंड जो ट्रस्ट उनको नहीं आ पा रहा है वो ट्रस्ट डेफिनेटली आ सकता है। वैल्यूज में क्या क्या आता है, क्वालिटी, इंटेग्रिटी, सस्टेनेबिलिटी, दैट्स इट, सिंपल। तो अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एग्जाम में देखता है तो शायद इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएगा। चलिए, हाँ जी, अब मेरे हिसाब से ओनली द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी बचता है, ये वाला क्वेश्चन बचता है। 12th कर लिया अपन ने, 12th वाला No, ma'am. करे फिर ये क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आ जाइए, वेरी गुड क्वेश्चन। तरुण क्वेश्चन को रीड करना जरा। क्वेश्चन नंबर 12,
Which of these relationships, functional and divisional, horizontal, or matrix, will most effectively achieve the tech innovators INC's strategic goals and why? ओके, क्या बताना है इसके अंदर तरुण? इसके अंदर रिलेशनशिप्स बतानी है। रिलेशनशिप बतानी है? दोबारा हम्म, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ पढ़ के दोबारा से। ये बताना है कि कौन सी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव मतलब कि सही, बहुत ज्यादा मतलब लग रही है उस सिचुएशन में। इफेक्टिव का मतलब होता है राइट थिंग एट राइट प्लेस। जैसे एग्जांपल, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दी, घर पे आई, मैंने 2 खुराक ली, मैं ठीक हो गई। दवाई कैसी है? इफेक्टिव। और 4 खुराक ले ली, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, दवाई कैसी है? इन इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? राइट थिंग एट राइट प्लेस। प्लीज। ठीक है, अब यही वर्ड से आपको समझ में आएगा ना। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है कि विच ऑफ दीज रिलेशनशिप, एक तो फंक्शनल डिविजनल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, या तीसरा क्या होता है? मैट्रिक्स। क्या अपन पढ़ चुके हैं 3 टाइप के रिलेशनशिप? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो क्या कहता है? विल मोस्ट इफेक्टिवली अचीव टेक इनोवेटर इनकॉर्पोरेशन स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड व्हाई। यानी कौन सी वाली हम लगाएं जिससे कि हम क्या कर सके, अपने गोल्स को, विजन मिशन को क्या कर सके, अचीव कर सके। स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? इफेक्टिव होनी चाहिए। एंड देयरफॉर इवन द रिलेशनशिप, इवन द स्ट्रक्चर हैज टू बी इफेक्टिव। पूर्वांशी, मुझे बताओ, क्या मैंने आपको ऐसा बताया था? कौन सा स्ट्रक्चर कभी लगना चाहिए? बताया था, याद कराया था। हाँ, यस अगर मैम। स्टार्टअप होता है तो कौन सा लगा दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है और प्रोजेक्ट बेस्ड काम चल रहा है तो क्या लगा दूं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। समझ में आ गया? तो इतना क्वेश्चन पढ़ के, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ के मेरे को समझ में आ जाना चाहिए क्या कि कौन सा कब लगाते हैं। ये चीजें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होनी चाहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, अगर आप देखें ये क्वेश्चन आरटीपी में था, सितंबर 24 में था, आपके नए वाले स्टडी मैट में आया, यानी कि ओल्ड स्टडी मैट में नहीं था। उसके बाद मॉडल जो आईसे के मॉडल टेस्ट पेपर्स आए ना, उसमें भी था। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या कहता है? टेक इनोवेटर्स इनकॉर्पोरेशन और रैपिडली एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी। कैसी कंपनी? टेक्नोलॉजी कंपनी। एम्स टू लीड इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द मशीन लर्निंग। आई बिलीव कि ये सब तो आपको पता ही है, ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मुझे तो वो दिन याद आ गए जब मैं बच्चों को EIS पढ़ाया करती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पढ़ाया करती थी, मुझे तो एकदम ही वो याद आ गया। चलो कोई बात नहीं। मजा आता था उसे पढ़ाने में ना, इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। In the recent growth, the company is evaluating which organization structure will best support its vision. तो पूछ लिया ना उसने कि कौन सा करना है, पूछ लिया, उसके विजन को सपोर्ट करेगा। क्या विजन है? फॉर द इनोवेशन एंड लीडरशिप इन द AI टेक्नोलॉजीज। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी क्या है, किसमें है? कंपनी जो है AI बेस्ड है। तो अगर कंपनी AI मशीन लर्निंग बेस्ड है तो ऑब्वियसली इसी में ही आगे बढ़ना चाहेगी। अब उसके पास 3 ऑप्शन है। अच्छा मुझे बताओ पूर्वांशी, जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये बताए या नहीं बताए? क्या हमें वो 3 ऑप्शन पता है कौन कौन से हैं? यस मैम। बताओ कौन कौन से, जरा क्वेश्चन को पढ़ना एक बारी। फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप या मैट्रिक्स। ठीक है, अब उसमें से वो क्या कहता है? कहता है सुनो मैं आपको ये भी बताता हूं कि रुको, कौन से वाला के लिए कौन सी चीज करते हैं। देखो कहता है फंक्शनल एंड डिविजनल फॉर स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर आप फंक्शनल बेस्ड काम करते हो या डिविजन बेस्ड काम करते हो तो आप ये कर लेना।
अगर आप फ्लैट स्ट्रक्चर रखते हो, फ्लैट का मतलब क्या होता है? नो हायरार्की, ना कोई सुपीरियर ना कोई सबऑर्डिनेट, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करेंगे, तो उसके लिए होता है हॉरिजॉन्टल। एंड द मैट्रिक्स रिलेशनशिप फॉर द क्रॉस फंक्शनल टीम्स, यानी कि अगर आपकी बोथ वे टीम्स है, इधर से भी टीम बनी हुई है और इधर से भी टीम बनी हुई है, एक्स एक्सिस से भी एक टीम बनी हुई है, क्रॉस का मतलब यही है, और वाई एक्सिस से भी टीम बनी हुई है, तो फिर आप मैट्रिक्स रिलेशनशिप के लिए जाते हो। एक बात बताओ, ये तो इतना बड़ा गधेड़ू है कि इसने तो क्वेश्चन में आंसर तक बता रखा है, पूरा पूरा हिंट बता रखा है ना कि कौन सी चीज कहां पर इस्तेमाल होती है। अपने को क्या करना है, बस बताना है। मुझे बताओ पहले कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? ओके, सवाल पूछती हूँ, जवाब देंगे। क्या इस क्वेश्चन में हमारे को ये पूछा गया है कि इस कंपनी को कौन सा लगाना चाहिए स्ट्रक्चर, यस और नो, कौन सा रिलेशनशिप उसके लिए सुटेबल होगा, ये पूछा है? या फिर हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने हैं, ये पूछा है? एंड फर्स्ट वाला कौन सा? मैम कौन सा सुटेबल है? कौन सा स्ट्रक्चर को कंसेप्ट? एक्सप्लेन करने के कंटेंट, अगर एक बच्चा है उसने ये सब पढ़ा और आंसर में लिखकर आ गया ये तीन रिलेशनशिप, ये तीन रिलेशनशिप लिखकर आ गया आंसर में, उसको मार्क्स मिलेंगे? नो नो। मैम। उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वेरी वेरी गुड। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना पड़ेगा। चलो अब क्वेश्चन को दोबारा रीड करो, 1 मिनट दे रही हूँ, आंसर मत पढ़ना प्लीज, और क्वेश्चन को पढ़ के मुझे देखकर सोच के बताओ कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ्रूटफुल होगा। मैम कंफ्यूजन हुई है थोड़ी सी कि क्या कह रहे हो बच्चा? यस मैम, मैं ये कह रहा था कि इसमें इन्होंने लास्ट में तो पूछा है कि कौन सा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल मैट्रिक्स होगा वो, हाँ, पर इन्होंने कुछ बताया तो है ही नहीं कि किस बेसिस पे हम सिलेक्ट करें, तो हम ये तो बता ही नहीं सकते ना। यही तो बात है, यही तो बात है। अब जो मैं आपको बताने के लिए जाती हूँ इसे बोलते हैं एक्सपीरियंस। इसे जब मैं आपको बताऊंगी ना कि हमने ये चूज क्यों करा, अब आपको मालूम पड़ेगा कि एक्सपीरियंस किसे कहते हैं। आओ जरा देखो, बताती हूँ। एनीवन इन द क्लास जो मुझे बता दे मैम कि भाई अपने को कौन सा चूज करना चाहिए और क्यों, बिफोर आई गिव द रीजन। कोई बताना मैम चाहेगा? यस मैम। यस यस, मानवी मैम बोलो। मैट्रिक्स मेरे को लग रहा है, और ड्यू टू यहाँ लिखा है रीसेंट ग्रोथ, कि मतलब वो ग्रोथ ओरिएंटेड है। एनी अदर? मैम क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपैंडिंग कंपनी है तो ये स्टार्टअप तो नहीं हो सकती, मतलब वेरी तो गुड पॉइंट हॉरिजॉन्टल तो पूर्वांशी, बन। वेरी गुड पॉइंट। जो इंसान बैड है वो गुड तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इसका मतलब कौन आउट हो गया? हॉरि हॉरिजॉन्टल इज आउट, एवरीबॉडी। क्या पूर्वांशी की बात से सभी बच्चे सहमत है, यस और नो? यस मैम। चलिए आगे Yes, चलते हैं। चलो आगे चलो ना, फिर बताओ अब दूसरा कौन सा आता है? मैम डिवीज, फंक्शनल एंड एक्ट्रोस डिविजनल। बचता है, फंक्शनल एंड डिविजनल बचता है। चलो बताओ। मैम मैम इसमें लिखा इनोवेशन करना है। ओके, मैम इनोवेशन करना तो और मैम यार, लीडरशिप। मैम यार डिवीजन है, लेकिन ऐसा बोला नहीं गया है कि इसको अलग अलग हेडेड, मतलब हेड कोई कर रहा है डिवीजन। और कुछ? आंसर भी पढ़ लो, लो पढ़ लो, आंसर पढ़ के ही बता सको कि भाई क्यों।
नहीं मिल पाएगा। ध्यान से सुन लो मेरी बात, टिप दे रही हूँ, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में एक चीज ध्यान रखो, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल सेक्टर आए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर आए, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के लिए घंटी बजाना चालू कर देना। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो। मैंने कहा था एक बंदा कपड़े मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, तो वो कपड़े को मैन्युफैक्चर करके रख सकता है ना कि भाई ठीक है मैं सेल करूंगा। क्या कोई अपनी वेबसाइट बना के रख सकता है कि लो भाई लो, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मेरे को ना एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, हाँ किसके ऊपर चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर चाहिए, ये लो बेटा आपकी वेबसाइट। ऐसे कभी होता है? या फिर हम क्लाइंट बेस्ड काम करते हैं? बताइए। क्लाइंट बेस्ड क्लाइंट बेस्ड काम करते हैं हम। जब कोई मान लो हमें, हम कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हम वो पुल रोड बना के रख लेते हैं अपने पास पैक करके कार्टन के अंदर। या जब कोई कंपनी हमें ठेका देती है, ठेका देना मतलब प्रोजेक्ट पे काम करना, तब हम जाके उस पुल को बनाते हैं, सड़क को बनाते हैं। जब प्रोजेक्ट बोलो यस और नो। तो ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर कैसी कंपनी, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी। सुनना सुनना सुनना, टेक्नोलॉजी में ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको भी अभी यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। टेक्नोलॉजी कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी, देखो कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी में तो लगेगा ही मैट्रिक्स, मतलब ही नहीं है कुछ और। अब टेक्नोलॉजी कंपनी में ना जब वर्ड आता है टेक्नोलॉजी कंपनी, तो मैट्रिक्स के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि समझो मेरी बात, अगर मान लो मैं जाती हूँ, देखो हॉरिजॉन्टल क्लियर हो गया, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है। अगर मैं जाती हूँ फंक्शनल और डिविजनल में ना, यानी कि मैं मेरा सामान, फंक्शनल और डिविजन का मतलब क्या है कि मैं फंक्शनल बेसिस पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रही हूँ, डिविजन का मतलब क्या है डिविजन्स बना रही हूँ, बट इसका मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विस मेरा क्या है, वही बना के मैं रख रही हूँ। बट टेक्नोलॉजी कंपनी में ऐसा अगर नहीं है, बना के मतलब कि मैं बना के रखती हूँ मान लो, तो तब तो बिक जाएगा। बट मान लो ऐसा नहीं है, मैं ऐसी कोई चीज में डील कर रही हूँ जो कि बना के नहीं रखा जा सकता है, तो हम क्या लगा देंगे, मैट्रिक्स लगा देंगे। ओके चलिए तो टेक्नोलॉजी कंपनी में एक बात और ध्यान रखेंगे, एक आगे के लिए बता रही हूँ, एक हमारा स्ट्रक्चर है आवर ग्लास स्ट्रक्चर। तो जब कोई कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, ठीक है, या तो उसमें मैट्रिक्स स्ट्रक्चर लगाया जाता है या फिर आवर ग्लास स्ट्रक्चर लगाया जाता है। बस इतना ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया मैंने, यानी चैप्टर नंबर 5 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो कंपनी अगर टेक्नोलॉजी कंपनी होती है तो यहाँ पर आपके दिमाग की घंटी टन टन करके बज जानी चाहिए। और मैम बाकी भी तो बहुत सारे टाइप की कंपनियां हो सकती हैं। हाँ बेटा, हो तो कोई भी से भी टाइप की सकती हैं, बट मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ तो उसका क्रक्स आपको दे रही हूँ कि ये दो टाइप की कंपनियां ही याद रख लो, कंस्ट्रक्शन कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनी। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से जब आप देखोगे तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये कंपनी एक रैपिडली एक्सपैंडिंग कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में क्या करती है, डील करती है। ठीक है, अब क्या विजन है इसका, इनोवेशन एंड लीडरशिप इन द एआई टेक्नोलॉजीज। अब मुझे बताओ, ऐसी तो ही नहीं है कि बना के रख देगी कोई भी चीज, एक्सपैंड करी, टेक इनोवेटर्स कंपनी है। तो और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि ये कंपनी बड़ी कंपनी है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम छोटी ऑर्गेनाइजेशंस को तो फंक्शनल एंड डिविजनल में डाल के खत्म कर देते हैं, बट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखें तो ये इस क्वेश्चन को पढ़ने से मेरे को समझ में आ रहा है दैट दिस इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो मेरे को मैट्रिक्स से सुटेबल होता है, ये भी बात मैं आपको याद करा चुकी हूँ, इजंट इट। तो अब क्या करना है, देखो इसका आंसर क्या है, मैट्रिक्स ही है। मैट्रिक्स इज द मोस्ट इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या है, सबसे अच्छे रिजल्ट्स देगी। ओके तो अब आपको क्या करना होगा बेसिकली, अब आप ये तीनों डब्बे बनाएंगे कि 3 डब्बे कौन से हैं, फंक्शनल, डिविजनल,
हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, पहले देख लो मैं क्या क्या लिखवा रही हूँ, ध्यान से सुनना। बेनिफिट में लिखोगे प्लस पॉइंट, ड्रॉबैक में लिखोगे माइनस पॉइंट, ठीक है। पहले देख लो, प्लस में क्या लिखोगे, बेनिफिशियल पॉइंट, ठीक है, कि कब कब कहाँ का यूजफुल होता है। बताओ मैट्रिक्स कहाँ यूजफुल होता है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट सिस्टम पर, जहां पर आपको क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन चाहिए। क्रॉस फंक्शनल मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो बॉसेस जहां पर होते हैं, वहां पर ये सुटेबल होता है। हॉरिजॉन्टल कहाँ पे सुटेबल होता है, जहां पे स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली इन ऑल, तो जहां पर आपको आपको कम्युनिकेशन ज्यादा करनी होती है, कोई हायरार्की नहीं मेंटेन करनी होती है, नो सुपीरियर नो सबऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना होता है तो ये उसके बेनिफिट्स हो गए, प्लस पॉइंट हो गया, फास्टर कम्युनिकेशन वगैरह। एंड स्पेशलाइजेशन अगर आपको करनी होती है प्रोडक्ट्स पे या फिर फंक्शन पे, तो आप बेसिकली यहाँ पर जाते हैं। अब देखो हम बात करेंगे इस कंपनी की सूटेबिलिटी फॉर एआई लीडरशिप, इस कंपनी की बात करेंगे तो इस कंपनी में हॉरिजॉन्टल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल किसके लिए होता है, स्टार्टअप के लिए होता है, ठीक है। तो एआई इनिशिएटिव के लिए, लार्ज एआई इनिशिएटिव के लिए ये यूजफुल नहीं होगा, तो ये कांटा लग गया इसके ऊपर। अब बात करते हैं फंक्शनल डिविजन के लिए, क्योंकि एआई के प्रोजेक्ट्स होंगे तो क्रॉस फंक्शनल होंगे तो इसीलिए ये भी सक्सेसफुल नहीं बनेगा। एंड हेंस देयरफॉर दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर, आइडियल रिलेशनशिप फॉर मैनेजिंग द एआई प्रोजेक्ट्स। तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया कि व्हाट दिस क्वेश्चन वाज टोटली अबाउट, और आपको ये भी समझ में आ गया कि अब वो दिन गए जब आप इस चैप्टर से ना खाली खाली कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल याद तक के चले जाते थे। अब आपको रिलेशनशिप के ऊपर ही मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। एंड मैं गारंटी करती हूँ कि बच्चा इन क्वेश्चंस को छोड़ के जाता है या रट के जाता है। मैं गारंटी करती हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते अगर आप इसको नहीं करते इस तरीके से। दोबारा आपको बताती हूँ आसान तरीका। तो बेसिकली आपको 3 यहाँ पे जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, ये मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में समझा चुकी हूँ कि हमने कैसे बनाए थे 3 रिलेशनशिप्स। उसके बाद बेसिकली आपको लिखना है कि उनके प्लस पॉइंट क्या होते हैं, उनके माइनस पॉइंट क्या होते हैं और उसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि उसने वही पूछा है कि इसके लिए मोस्ट सुटेबल क्या होगा। इज दैट क्लियर? क्रॉस फंक्शनल का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस पर भी और वाई एक्सेस पर भी, ठीक है। चलो, तो अब अगेन यहाँ पर जो ये हमने टेबल बनाई है, क्या ये टेबल आपके मैट में लिखी हुई है, स्टडी मैट के अंदर टेबल है? नहीं है। कैसा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मन करे वैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड है, जो मन आए वो लिख सकते हो, बट आंसर इसका क्या निकलेगा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इफेक्टिव रिलेशनशिप एज पर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी है, लार्ज प्लस टेक्नोलॉजी कंपनी, ये वाली पक्का पक्का मैट्रिक्स। डन 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 डन। तो इस क्वेश्चन को आप खुद फ्रेम कर लेंगे। इसका हेडिंग बता दीजिए क्या लिखेंगे। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। यस, चलिए, the next question which we have to do is क्वेश्चन 14 हम कर चुके हैं ना। एनी क्वेश्चन विच इज लेफ्ट, आई बिलीव द लास्ट क्वेश्चन इज लेफ्ट, तो अपन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, PYQ जुलाई 21 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 जो है एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, बट अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। तो मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रेजेंटेशन टेक्निक नहीं लगेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा था, अगर आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर ना बहुत सारे सब पॉइंट्स दे रखे थे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो बस आपका क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर करना था, क्वेश्चन पढ़ना था, आंसर करना था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 कंपनी टाइप की कंपनी है और आपको बताना है। तो 1 मिनट दे रही हूँ, जरा इसके बारे में रीड कर लीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ, अप्रोच बतानी है,
अलबेला की और जस्ट बी की अप्रोच को डिस्कस करना है और कौन सी बेटर और क्या है। तो अगर कौन सी अप्रोच बेटर है क्या है, मतलब प्रोएक्टिव रिएक्टिव के बारे में बता रहा होगा ये, ठीक है, तो इसके ऊपर सवाल होगा ये। तो बताओ अलबेला ने कौन सी लगाई है? और Proactive. इजी है ना क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्कस द स्ट्रेटेजिक अप्रोच, यानी कि प्रोएक्टिव को भी एक्सप्लेन कर दोगे और रिएक्टिव को एक्सप्लेन कर दोगे। एक पैराग्राफ प्रोएक्टिव का, एक पैराग्राफ रिएक्टिव का। कौन सी बेटर होती है? प्रोएक्टिव इज बेटर देन Proactive. रिएक्टिव। डन 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 डन। इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, जो का तो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई प्रेजेंटेशन फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, सो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। स्टिल अगर आपने कोई क्वेश्चन देखा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगी। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। कोई बचा भी होगा तो रिपीटेटिव ही होगा, कोई फ्रेश क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ जी, बता दीजिए कोई क्वेश्चन अगर लगता है आपको कि मैं करा दूं। मैम जो क्वेश्चन नंबर 28 है ना, उसमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब अभी वो गलत वो लिखा हुआ है। बताओ। उसमें वो ओपन एंडेड और जो क्लोज एंडेड वाला है वो गलत लिखा हाँ, हुआ वो है चला फिर। आ रहा है क्योंकि आई से ने ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैंने भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ओके। चीज है। यस। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ, दो ओ साथ में नहीं आते हैं, तो इससे तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बट हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही था पहले। तो अभी इस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, कोई मुझे नहीं लगता कि आने वाला है ये क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? डन। चलिए, सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मैंने आपको चैप्टर में डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कराए, कोई क्वेश्चन छुड़वाया नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाए हैं। इस चैप्टर के अंदर से आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा अब एग्जाम के अंदर जो आपके लिए नया होगा। सब क्वेश्चन बेस्ट टू बेस्ट कैटेगरी के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। बट अगर आपने कंटेंट बिल्कुल भी याद नहीं किया होगा तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल कॉर्पोरेट लेवल का रोल था, इंपॉर्टेंट है वो 5 पॉइंट, आप ये आपने याद नहीं करे ना, वही 5 पॉइंट ऐसे देखेगा, आपने अपनी मर्जी के बना के लिख के नहीं देगा मार्क्स। विजन और मिशन का मीनिंग हो गया, आपने अपना बना बना के लिखा नहीं चलेगा, बट अगर आपने कीवर्ड इंक्लूड कर लिए तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, अब आप आज जो है बैठकर देखना कि कौन कौन सा कंटेंट मेरे को एटलीस्ट याद करना होना चाहिए। ठीक है, ओके। ऑल्सो देर इज वन अनाउंसमेंट टू मेक, दैट इज कि आपको अभ्यास बैच के अंदर हम एक फुल सिलेबस टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते ही हैं, जो कि हम जो कि क्लास के बाद हम आपको देंगे। बट इसके अलावा अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेनी है तो वो भी अब अवेलेबल है। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर आपको हर चैप्टर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं पूछती हूँ, आपके अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग डालती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। संडे टू संडे टेस्ट होता है, यानी कि जब जैसे संडे आएगा आपको टेस्ट मिलेगा, आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना होगा, एंड उसके बाद में यहाँ से कॉपी चेक करके मैं आपको भेजूंगी। ठीक है, तो प्रॉपरली इसमें स्टेप मार्किंग होती है, एंड उसमें मैं आपको समझाने का काम नहीं करूंगी, मैं उसमें तो ऐसे मार्क्स काटूंगी जैसे आई से ही मार्क्स काटता है। ठीक है, तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जहां पर कि आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है तो यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर आवर सेपरेट टेस्ट सीरीज, जो कि चैप्टर वाइज होती है। ठीक है, चलिए, सो नाउ एक बारी अब आपका होमवर्क वगैरह चेक कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो है कंटेंट मुझे लिख कर दिया था, तो आइए सबसे पहले ये आंचल की कॉपी है। आंचल इज देयर टुडे? आंचल, आर यू देयर? आई गेस शी इज नॉट देयर। दुर्गा की बात करते हैं, दुर्गा तो है। दुर्गा, अंडरलाइन, इसको ऐसे करके सेपरेट करेंगे। क्वेश्चन 26 इसको बॉक्स में डालेंगे। मार्जिन के ऊपर कभी कुछ नहीं लिखेंगे दुर्गा, ये मार्जिन है आपका, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखते हैं। Every rose flower comes with own thorns and so as the strategic management। मजा आ गया लाइन देखकर?
आंसर बहुत काफी बेटर लिखा है दुर्गा, यू आर नाउ बिकमिंग बेटर। और बस एक बात बोलूंगी कि जब आप ये लिख रहे हैं ना बेटा, देखो, तो इसको एटलीस्ट अंडरलाइन तो कर दीजिए, क्योंकि आप लाइन नहीं छोड़ रहे हैं। या तो आप हेडिंग लिख के लाइन छोड़ दीजिए ताकि थोड़ा सेपरेशन दिखे हेडिंग कंटेंट में। ठीक है। मानवी इज हियर। यस मैम। बच्चे, यस प्रोएक्टिव के मैम। बारे में बात कर रहे हो, यहाँ से आपने कंटेंट शुरू करा, फिर आपने यहाँ एरो मारा, मना किया ना मैंने एरो मारने के लिए। नॉर्मल डैश आप लगा सकते हैं ऐसे, पर ये एरो ओके। आप नहीं मार सकते। आप किसी यस को, मैम। सामने वाले को दिशा नहीं दिखा सकते भाई तू चेक करिए। दूसरा ये कि यहाँ से लिखना आप बंद कर दीजिए, ये पैटर्न, इसको भी नीचे ही लेकर आइए। ओके मैम। ठीक ठीक है। है। यस मैम। ये बहुत सही लिखा है। ठीक है, वेरी गुड। This is an equation, put it in a box, right? Because this is a very good equation. Very good. The last answer was very good. Okay. ये भी तुम्हारी कॉपी है मनवी? यस मैम। मैम हम्म। मैम ऊपर एक स्टार मैंने बनाया था, वो एक बार आप देख लो ना पढ़ के, सही है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड हाँ, ओके। तुमको ना पता है मानवी, अपने मन में ना ऐसा होता है ना कि तुम्हारी इंग्लिश सही है नहीं है, तुम सोचती बहुत हो पर तुम लिखने जब जाते हो तुम्हारे को शब्द नहीं मिलते, ऐसे हो रहा है ना मानवी, यस मैम। है ना? तो आई कुड फील दैट थिंग फ्रॉम योर कॉपी, बट इट इज टर्निंग गुड। मैं तुमको एक चीज बोलूंगी कि जो इंसान ऐसा होता है ना, वो कम लिखे और अच्छा लिखे, वो वाली बात होनी चाहिए। ठीक है। यस मैम। यस। गुड। पूर्वांशी। वाओ पूर्वांशी, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, हाँ, आप यू ना, बेटर सही है यू बार पक्का बार बोल। पक्का एग्जाम्पशन है भाई। मानवी, तुमने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 18वां? ये डायग्राम नहीं बनाया फिर तुमने? 5 नंबर का सवाल होता है, मैं 6 नंबर दे देती इस क्वेश्चन में, इतना सही लिखा है। इजी भाषा में जो लिखना है वही लिखा हुआ है, ग्रेट आंसर। थैंक यू। गुड वन रिया, काफी इम्प्रूवमेंट हो गई।
ओके तरुण, जितना लिखा है उतना सही लिखा है। आई गेस अभी तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आंसर फ्रेमिंग करने में, ठीक है। चलो, सो Yes, ma'am. मेरा मेरा कहना सिर्फ इतना ही है सभी बच्चों को। अभी आपको समझ में आ गया मेरा क्या पेंडिंग है, मैं आपको बताती हूँ। अभी डायग्राम के ऊपर जो मेरे को आपको बताना है वो पेंडिंग है, जो कि अब हम चैप्टर नंबर 2 से करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 1 में लिखने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको लिखने की ड्राफ्टिंग सिखाई है, क्वेश्चंस की क्रैकिंग सिखाई है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 1 में करी है, ऐसा नहीं कि 2 में जाके बदल जाएंगी, वही चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही। बट आपको एक चीज़ होमवर्क दे के जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो अगर मान लो छोटा मोटा कोई क्वेश्चन अगर बाकी है तो वो आप खुद करेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, न्यूज़ क्वेश्चन मैं सारे करा चुकी हूँ। सेकेंडली आपने क्या करना है, आपका होमवर्क ये है कि जब अब आप चैप्टर नंबर 2 को पढ़ के आएंगे, चैप्टर नंबर 2 यू आर गोना रीड एंड हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसीलिए चैप्टर नंबर 2 आपको टिप्स पे होना चाहिए। तो अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को मतलब सब आता नहीं है, मेरे को एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो ये क्वेश्चन बैंक के अंदर ही स्कैन कोड दे रखा है, आप इसे स्कैन कर सकते हैं, वन शॉट पे पहुंच सकते हैं। इस वन शॉट को पढ़ के आप समझ जाएंगे। अगर आपको ये वन शॉट को पढ़ के लग रहा है कि नहीं मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो विद द बूस्टर बैच। बूस्टर बैच के अंदर रिकॉर्डिंग्स चैप्टर की 3-3.5 घंटे की होती है, तो उसमें ज़्यादा थोड़ी सी इन्हांस होती है, तो आप उसको जो है बेटर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि टुमारो यू आर कमिंग विद द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2, जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ के आएंगे। एंड रिया ने मुझे बोला था कि मेरे कॉन्सेप्ट तो अच्छे हैं, लिखने में मुझे नहीं आता है, तो ठीक है हम रिया से कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उससे से मैं चाहूँगी कि वो मुझे एक्सप्लेन करे, ठीक है। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास गाइज, एंड वी गोना मीट टुमारो, यस फॉर श्योर टुमारो हम मिलने वाले हैं। एंड मैं ये चाहती हूँ एक चीज़ कि आप लोग जो है ना अपनी कॉपी में क्वेश्चंस और सॉल्व करें, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आई जस्ट वांट कि मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस। जितना आप अभी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लोगे, आपको बाद में उतनी कम प्रैक्टिस करने की जरूरत रहेगी। बट स्टिल मिनिमम क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से सुनना। आपको मैंने जो 4 कैटेगरी सिखाई है, क्वेश्चन की 4 कैटेगरी है ना, देखा जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन की 2 कैटेगरी, एक सिंपल क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन, उसके बाद एक केस स्टडी और एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको एटलीस्ट हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन अपने हाथ से आप सॉल्व करके साइड में रख लें, इस चैप्टर से, क्या हर चैप्टर से। तो हर चैप्टर से अगर आप मिनिमम हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन अपने हाथ से एटलीस्ट सॉल्व करके रख लेंगे, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। एंड एग्जाम में नए क्वेश्चंस आपको देखने को ना मिले, इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जाएं एंड लेटेस्ट आरटीपी एमटीपीज भी करके जाएं। ऑफ कोर्स मैं आपको उसमें हेल्प करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। एनी डाउट्स एंड एनी क्वेश्चंस इन रिलेशन टू द एकेडमिक्स, किसी को है तो पूछ सकता है। यस मैम, आयुष। यस, थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए थी। लाइक मैंने अभ्यास मैं थोड़ा लेट लिया था तो स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी, तो ये जो फॉर्मेट्स चल रहा है ना, दरअसल अभी सिलेबस भी कर रहा था, तो संडे को थोड़ी सी अभी अभ्यास की ली नहीं है, तो आज मैं ले रहा था। तो अब मेरे को आप गाइडेंस दे सकते हो, जो ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, इसके मुझे सारे क्वेश्चंस रिटर्न में दोबारा से अब करने चाहिए, या मतलब इवेंचुअली जब टाइम मिले तब करूं? ओके अभी सिर्फ ओके, अभ्यास की वीडियो देख गॉट रहा योर हूँ। पॉइंट। सो बेसिकली जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यू शुड एटलीस्ट राइट मिनिमम 1 क्वेश्चन ऑफ ईच कैटेगरी, है ना। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो है उसके 2 क्वेश्चन कर लीजिए, एक नॉर्मल क्वेश्चन, एक डिस्टिंग्विश बीच यानी कि डिफरेंस बिटवीन, एक केस स्टडी एंड एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एंड यस, ये एटलीस्ट मिनिमम करके आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 2, होगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आई गेस आप आज कर भी सकते हैं, 4 क्वेश्चन एक दिन में आप इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एनी अदर डाउट किसी के मन में है? मैम मैम यस वो मानवी। मैम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो उसका इवैल्यूएशन कैसे मिलेगा, मतलब वीडियो वाला? जैसे पिछली बार मैंने क्लास लिया था तो क्लास में ही आ जाता था, हाँ क्लास के ऐसे ही बाद। होगा। तो आपको क्या क्या मिलेगा बताती हूँ। आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा,
उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर सबमिट करना होगा, फिर कॉपी Yes, चेक होके मिलेगी। उसके बाद में कॉपी चेक जब होती है तो बहुत सारे बच्चे टेस्ट देते हैं, बट जो बच्चा टेस्ट सबमिशन टाइम पे कर देता है, यानी विद इन अ वीक कर देता है आंसर की अपनी शीट सबमिट, तो हम लोग जो है बेसिकली बच्चों की आंसर की कॉपी चेक करते वक्त हम वीडियो, यानी कि मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं खुद चेक yes, ma'am. करती हूँ, तो मैं उसकी वीडियो परफॉर्म बनाती हूँ कि 6 कॉपी चेक करने मेरे को 1 घंटा अप्रॉक्स लग जाता है। ठीक है, तो मैं 1 घंटे के अप्रॉक्स वीडियो बनाती हूँ, तो उसमें क्या करती हूँ 6 कॉपी 7 कॉपी जो सेलेक्टिव्स वो पहले बच्चे भेज देते हैं, तो उनकी कॉपी चेक करते वक्त बता देती हूँ कि इनकी कॉपी में ये सही था, ये गलत था, ये सही लिखा हुआ है, इसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो सारी वीडियोस आपको हर चैप्टर की मिलती है। अब जो बच्चा पहले पहले आंसर्स परफॉर्म दे देता है टेस्ट, तो उसकी वीडियो में कॉपी चेक हो जाती है, बाकी बच्चे उस वीडियो से हिंट लेकर अपनी कॉपी चेक कर लेते हैं। हालांकि चेक उनकी कॉपी भी होके मिलती है, मैं मार्क्स उनको भी देती हूँ, बट इम्प्रूवमेंट एरियाज वो दूसरों की कॉपी से देख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग इज डन। तो आपको वो वीडियोस भी मिलेंगी, एंड अगर आप विद इन द 1 वीक टाइम पीरियड जो कि हम कहते हैं, अगर आप उसमें अपनी कॉपी सबमिट कर देते हैं, तो आपको आपकी ट्राई की जाती है कि अभी उस वीडियो के अंदर आपकी कॉपी चेक हो जाए। ठीक है? या फिर कई बार बच्चा स्पेशल रिकमेंडेशन भी कर देता है कि कई बार बच्चा काफ़ी फेलियर अटेम्प्ट देख चुका होता है, तो वो स्पेशल रिकमेंडेशन देता है कि मैम प्लीज़ मेरी कॉपी आप इसमें प्लीज़ रखिएगा। तो मैं उसमें यही बोलती हूँ कि आप उसको 3 डेज़ के विद इन सबमिट कर दीजिए। मान लो आपका टेस्ट संडे को होता है, तो आप बाय वेडनेसडे तक आप सबमिट कर दीजिए, बिकॉज मैं वेडनेसडे को ही ज़्यादातर वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आप वेडनेसडे को तब सबमिट कर दीजिए, तो ताकि जो है वीडियो में आपका आने का चांस जो है बढ़ जाता है कि हाँ ठीक है, बच्चे को ज़रूरत है, तो हम भी उसके ऊपर मेहनत करने को रेडी है। ठीक है, एंड बीइंग द ICAI फैकल्टी बहुत चीज़ें जो होती है मैं आपको अंदर खाते, यानी कि देखिए डायरेक्टली आपको बहुत कुछ नहीं मैं आपको बता सकती, बट इनडायरेक्टली ICAI क्या चाहता है वो मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ थ्रू दोज टेस्ट्स। ठीक है, तो बेटर यू राइट दोज टेस्ट, एंड आफ्टर गोइंग विद द अभ्यास बैच, आई बिलीव अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो बच्चा ग्रुप 2 ही दे रहा है, इफ यू आर गोइंग विथ सिंगल ग्रुप, तो उसको तो करना ही चाहिए कि हाँ भाई मैं ये करके फ्री हो जाऊं। एंड मैं ये गर्व से कहना चाहती हूँ दैट देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो कि आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इवैल्यूएशन की एंड इम्प्रूवमेंट एरियाज जानने की। अरे भैया 5 में से आपने 5 में से 2 दे तो दिया, बट 3 नंबर किस चीज़ के कटे ये तो बता दो। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को इसमें 3 नंबर और मिल जाए, वो तो बता दो। तो वो आपको वीडियो से जानने को मिल जाता है। तो ये मेन पॉइंट होता है मेरे टेस्ट कंडक्ट करने के पीछे। ओके, एंड FM और SM की जहां तक बात है, सो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि एक FM का पेपर हो गया, कॉस्टिंग का, यानी बेसिकली जो आपके न्यूमेरिकल पेपर होते हैं ना, उसमें तो क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपको पता है कि ये क्वेश्चन है और यही आंसर है। भाई ये क्वेश्चन है, इसका अगर इसका क्वेश्चन का आंसर 11.2 आना है तो भैया 11.2 आना है, बात ही खत्म। चाहे मानवी निकाले, दुर्गा निकाले, तरुण निकाले, आयुष निकाले, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, अगर मैं बात करूँ SM की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड भी तो आ रहे हैं, जीके बेस्ड भी तो आ रहे हैं, केस स्टडीज भी तो आ रही हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका एग्जैक्ट यही आंसर नहीं होता है, आंसर की ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आप थ्योरी के क्वेश्चंस को किसी से चेक नहीं करवा रहे हैं कि आप क्या लेवल पे पहुंचे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मार्क्स को खो रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पता है कि इसका आंसर 11.2 आना है, तो भाई 11.2 आना है, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप स्प्रेडशीट आंसर देख लेंगे, उसमें भी वही लिखा होगा, टीचर की बुक देखेंगे उसमें भी ये लिखा होगा, और थ्योरी में ऐसा नहीं होता। तो थ्योरी में आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड FM और SM में से FM आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप किसी का बूस्टर बैच ले, चाहे आप किसी का फास्ट ट्रैक ले रहे हैं, चाहे आप नॉर्मल किसी से पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, एंड आप देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन कितने आते हैं। SM में क्या करोगे, आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत करके आ रहे हो SM में, तो कौन बताएगा कि हाँ कि तुम गलत कर रहे हो। सो दैट इज हाउ आई बिलीव कि थ्योरी में आपको ज़्यादा टेस्ट सीरीज की ज़रूरत पड़ती है, और आपको लेनी भी चाहिए इफ़ यू वांट अ शॉर्ट सक्सेस। एंड हमेशा मैं कहती हूँ अटेम्प्ट तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम मई सितंबर जैन को अपना अटेम्प्ट बनाना चाहते हो या टेस्ट सीरीज को अपना अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, ठीक है ना। और मेन एग्जाम में फिर
एक्सेल करना चाहते हो, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। ओके, जितने भी रैंक होल्डर्स होते हैं, जितने भी फर्स्ट अटेम्प्ट के पास आउट्स होते हैं, जब भी आप उनसे पूछते हैं तो वो ये क्या कहते हैं कि मैंने तो इससे पहले 3 टेस्ट दिए थे, अपीयर हुआ था मैं तो। फिर तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मैं भी ये चाहती हूँ कि आप लोग पास हो, ना ही सिर्फ इस सब्जेक्ट में, एज अ ग्रुप एज अ होल में पास हो, तभी मुझे खुशी होगी, तभी आपको भी खुशी हो। ओके, चलिए, ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड विल मीट टुमारो। बाय बाय।